आज वैसे आपने नोटिस किया मोदी जी ने आपदा कौन है ये बोला नहीं, पर ये सबको से पता लगे है। हुए बोल रहे हम ही आप। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से यू टर्न करते हैं, आज मैं वो यू टर्न खोज रहा था फॉग में, पर यू टर्न नहीं मिला। पर अरविंद केजरीवाल तो हर बात पर यू टर्न करके निकल जाता। तो ब्लू ब्लैक सारे रंग के पानी, तो अल्कलाइन वाटर वो दे रहा है तो उसमें कमी दिक्कत क्या है? मतलब 100 रुपए की 180 रुपए की 1 लीटर बॉटल आती है, नहीं, नहीं। विराट कोहली पीता है वो। ये है दूरबीन। ये अगर केजरीवाल का गवर्नेंस दूर दूर तक नहीं दिख रहा है तो दूरबीन में खोज के देखो। इसमें ना एक जो मेरा बहुत अंदर से क्वेश्चन आता है, ये कोड कितने अंदर से? बहुत ज्यादा अंदर से। मैंने कहा यार ये एक पॉडकास्ट पे अभी भाई साहब बोल रहे थे पूरा इतना बड़ा शराब घोटाला जो जिस हर पर सारी जगह- बातें चल रही हैं उस पर भी कहीं पे साइन नहीं मिलता। हर जगह मिस्टर हैंडसम के साइन है। नहीं, उन्होंने इनके तो- नहीं है। भाई अपने गुरु को तो लेटर लिखो। जो गुरु की उंगली पकड़ के आए थे वो अन्ना जी को तो भूल ही गए भाई। ये इतना निर्लज आदमी है, इसने मंदिरों के पास गुरुद्वारों के पास ठेके खुलवा दिए। अब ये बात कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। रोहिंग्या कोई 14 के बाद नहीं आए। जो भी रोहिंग्या आए हैं और ज्यादातर जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो प्री 2014 हुआ है, और आप उनको राशन दे रहे हो, आप उनको नागरिकता की सारी सहूलियत दे रहे हो, और वो अधिकार दे रहे हो जिस पर दिल्ली के नागरिकों का अधिकार है। हाँ जी। तो असलियत में सबसे बड़े गुनेगार तो ये है जो वोट बैंक में उसको कल्टीवेट कर रहे हैं। मेट्रो टिकट खत्म, हाँ नहीं, बस की अब क्या है टिकट ना, खत्म। अब देखिए बस की इन्होंने बात की, कर्नाटका ने बात की, अभी 15% उन्होंने बस फेयर हाइक कर दिया। तो मतलब आप महिलाओं को फ्री दे रहे हो और मर्दों से 15% ज्यादा तो चार्ज उन्हीं कर के रहे हो। पति दे रहे हैं। ये हिमाचल की बस में कोई टीवी डिबेट देख रहा था मोबाइल पे, और उसमें राहुल गांधी को कुछ बोल रहा था आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो पैसेंजर ने कंप्लेन किया कि राहुल गांधी के बारे में डिबेट चल रही थी, तो जो ड्राइवर है और कंडक्टर है उसको नोटिस जारी हो गया कि ये डिबेट क्यों देखी जा रही थी बस में। हाँ भाई, हिमाचल में अद्भुत चीजें चल रही हैं, अद्भुत। यार लालू जी भी जब जेल गए तब उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर राबड़ी जी को बनाया, पर ये महाशय अपने वाले ये तो कितने महीने जेल से चली सकता। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि शीला जी के बाथरूम में 10 AC है। ये उसका स्टेटमेंट है। जबकि टोटल उनके घर में 12 थे। और अभी और अपने में देखो ना भाई, क्या टोटो का है, टॉयलेट 200 बना के बैठा है भाई। एक दिन वो लगी हुई थी डाइनिंग टेबल, मैंने कहा यार बड़ा तगड़ा खाना रखा हुआ है तुमको इसमें। कब बुलाया था खाने? जी, अरे, हमें बुलाने वाले हैं क्या? फोटो देखी हमने तो भाई। फोटो देखा। फोटो अच्छा देखी। वो अभी हाँ, वो तो हाँ, किसी के घर गए थे, वहां किसी पे के पूरा घर गए थे। बुफे सेट था। अभी तो ये खामखा की चीजें, मीडिया में 10 मिनट की हेडलाइन लेना, ये इससे चुनाव थोड़ी जीते जाते। ऐसा होता तो हरियाणा चुनाव तो बीजेपी को जीतना ही नहीं चाहिए था। हेडलाइन तो रोज इनकी बनती थी। थैंक यू वो चुनाव जीतने के लिए। नहीं थैंक यू तो हरियाणा वासियों Very ने personal यार। नहीं, तो क्या है दोस्तों, आज जो है ये पॉडकास्ट होने भी वाला था या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये कितने बजे शुरू होला वो बताओ। हाँ अभी- ये अभी देख सकते देखो। हैं आप, ये 2 बज रहे हैं रात के, और रात को 2 बजे हम ये बीजेपी podcast के शुरू कर रहे राष्ट्रीय हैं। प्रवक्ता वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। उसका कारण बताइए जरा, पॉडकास्ट कर रहे हैं हम। क्योंकि मैंने अपना 9 से 10 का शो खत्म किया, 10:15 बजे नोएडा से निकला और पहुंचते पहुंचते यहाँ पे 2 बजा दिए इन्होंने। 2 बजा दिए, क्योंकि इतना कोहरा, इतना फॉग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और मैं गाड़ी, मुझे लगा कि चलो आ जाएंगे इनके घर, पहले भी आया हुआ हूँ, तो गाड़ी चलाते हुए निकला। एक आधे घंटे का ही रास्ता था, और 10 मिनट जब बाकी थे आपके घर पहुंचने में, एकाएक ऐसा फॉग मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। फिर मैंने फोन किया गर्वित भाई अनुज भाई को, मैंने बोला भाई तुम्हारा भाई वापस लौट के नहीं आने वाला। ये पता है कहाँ पे थे? मैं बताता हूँ ये कहाँ पे थे। ये कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, मैं बस चले जा रहा हूँ अरे ये गूगल भी कुछ भी बता रहा था इसलिए। तो कह रहे मैं चला जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। और भाई साहब ये थे दिल्ली मुंबई हाईवे पे।
और उसमें चले जा रहे हैं। पर देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि मोदी जी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे बनाया है। ये केजरीवाल जी को आज बनाया भी है, और ऐसा बनाया है कि फॉग में बिना दिखे आराम से चल सकते हैं। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ज्यादा और दूर पड़ जाते तो इनके ससुराल पहुंच जाते पलवल। भाई मैंने मतलब जब इन्होंने बोला ना कि गर्वित मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, फिर उन्होंने मुझे लाइव लोकेशन भेजी। मैंने कहा अरे आप तो दिल्ली मुंबई हाईवे पे और बहुत आगे चले गए हो। तो मेरी हंसी छूट गई थोड़ी सी। भाई उसके बाद गर्वित दिस इज नॉट फनी। अरे फनी इसलिए क्योंकि वो मेरे मन में हमेशा वो कहानी आ रही थी कि ये गूगल मैप से मैं एक ऐसे मोड पे आऊंगा जहाँ पे आगे कंप्लीट नहीं होगा और मेरी गाड़ी गिर जाएगी। भाई मुझे सच में मुझे लगा कि आज मेरे साथ ये होने वाला है। अरे भाई अभी हाँ एक रिसेंटली केस हुआ भी है कि आगे का जो फ्लाईओवर था बन नहीं रहा था और गूगल ने चढ़ा दिया ऊपर। तो मुझे लगा कि मैं एक्सप्रेस वे पे तो चढ़ गया हूँ किसी फ्लाईओवर पे या किसी टाइप पे, और उतर ही नहीं रहा हूँ। और मुझे लगा कि उतरूंगा तो सीधे गाड़ी के साथ। देखिए मुझे लगता है ये जो है आपके ऊपर काला जादू किया गया है केजरीवाल जी के द्वारा। हाँ आप कर रहे हो ना, मतलब जो आप कर रहे हो दिल्ली में वो सही नहीं है भाई साहब। बना दिया है। देखिए आज वैसे आपने नोटिस किया मोदी जी ने आपदा कौन है ये बोला नहीं, पर ये सुबह से लगे हुए बोल रहे हम ही आप। मतलब मोदी जी ने किसी का नाम लेकर तो आज भाषण दिया नहीं, पर ये लोग इतना पर्सनली फील कर गए कि हम ही आपदा है। तो पहले तो ये है कि आपने मान लिया कि आप आपदा हो। दूसरी बात, मोदी जी ने उनको पिन करने के लिए बोला कि मैं चाहता तो मैं भी शीश महल में रह सकता था, पर मैंने लोगों के सपनों का महल बनाया और आपने शीश महल बनाया। तो वो भी उनको ज़्यादा वो बुरी लगी बात। पर बात तो सच है ना कि 10 साल के बाद आज जब इनको रिपोर्ट कार्ड देना है, तो अगर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे, हर रोज सुबह 9-10 के आसपास ये लोग कुछ नया शगुफा छोड़ते हैं। हाँ, 12 बजे आज ये करेंगे, 12 बजे ये करेंगे। पहले बोलेंगे कि देखिए आज मोदी जी हमारे साथ ये कर रहे हैं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं तो फिर बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है तो एलजी साहब ने ये कर दिया हमारे साथ। और हर रोज एक नया चेंज करने के लिए, ताकि उनसे सवाल ना पूछे जाए। पर वो मुझे लगता है कि जनता इस बार जो है उनको इतना फ्री राइड नहीं देने वाली है। नहीं, इसमें मेरे को एक जो क्वेश्चन मेन, मतलब हमारी सड़कों से बात चली थी, तो मुझे याद है अभी थोड़े दिन पहले आतिशी मारलेना ने बोला था कि भाई जो सड़कें होती हैं वही एक देश की प्रगति या एक प्रदेश की प्रगति के बारे में इंडिकेट करती हैं। जितनी सड़कें, जितने फ्लाईओवर्स बने, उतनी प्रगति उस सरकार ने करी उस प्रदेश की। ये आतिशी जी का बयान था, ठीक है। इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम 2013 में। केजरीवाल भाई साहब ने बोला था कि सड़कों से कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि, मतलब शीला दीक्षित जी बस यही बोलती हैं कि उन्होंने सड़कें बनाई, सड़कों से कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी देश की तरक्की हुई है कि नहीं हुई है। तो शीला जी के बाथरूम में एसी गिनते थे। हाँ, अब उनके घर में, खुद के घर में कितने टन एसी लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट टू 200 एसीज। 200 एसीज। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से यू टर्न करते हैं, आज मैं वो यू टर्न खोज रहा था फॉग में, पर यू टर्न नहीं मिला। पर अरविंद केजरीवाल तो हर बात पर यू टर्न करके निकल जाते हैं। He would have taken the U-turn. हाँ, वो आप तो नहीं ले पाए। वो मैं यू टर्न नहीं ले पाया, पर उसने बहुत यू टर्न लिए हैं। और मतलब किस प्रकार से ये आदमी आज, मतलब उसको सिर्फ इतना पूछ लो कि अभी वो ग्रंथी और पुजारी वाला विषय है, वो बोला हम देंगे। अरे सरकार है, दे दो ना। सही बात है, अभी दे दो। और 10 साल से आप मौलाना इमामों को दे रहे हो, तो अगर आप देखोगे 80 करोड़ रुपए पर ईयर दिया, तो आपने 800 करोड़ रुपए उनको दे दिए। तो मैंने इनसे पूछा, इनके प्रवक्ता से, ये बोलने लगे कि देखिए आप ग्रंथी पुजारी के खिलाफ है। आप बताइए एक राज्य जहाँ पे, इनको क्या लगता है कि ये एकाध कोई डिबेट में हमारे किसी प्रवक्ता को ये लोग कॉर्नर करते हैं और वो प्रवक्ता शायद जवाब नहीं दे पाता, तो उनको लगता है हर प्रवक्ता पे वो काम करेगा, लॉजिक करेगा। हाँ। तो इनके प्रवक्ता है, बोले 20 राज्य है आपके, एक राज्य बता दीजिए जहाँ पे है। तो मतलब मध्य प्रदेश 2018 मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया है एनडीए की सरकार के द्वारा। तो मैंने बोला ये लोग 3 में तो दे रहे हैं, आप तो बोल रहे कि देंगे, आप बोलो दे दो।
और बैकलॉग भी दे दो, राइट, सही 10 साल का भी 5 देना साल चाहिए का ना। बैकलॉग दे दो, 18,000 इंटू 5 इंटू 12 करके दे दो, तो फिर वो दूसरी जगह चले गए। हाँ, वो घुमा दिया मतलब पंजाब का दे दो, पंजाब में ग्रंथियों को दे दो ना, पंजाब के ग्रंथियों ने क्या गुनाह किया, सही बात है। पंजाब में पुजारियों को भी दे दो, वहां पे तो 1,000 रुपए महिलाओं को कमिट किया था, अभी तक नहीं अभी तक नहीं दिया है। वो मैं देख रहा था आपका संजय सिंह के साथ जो डिबेट हुआ था। संजय सिंह के साथ। हाँ, तो संजय, उसमें हाँ, पर you उसमें asked मेरा this एक फैक्चुअल एरर रहा, मैंने संगम टॉकीज बोला, फिर नीचे किसी ने करेक्ट करके बोला भाई साहब फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, शुभम टॉकीज। संगम टॉकीज तो आपका दिल्ली में है ना? अच्छा, हाँ, तो ये मेरे मन में रह गया, तो मैंने बोला संजय भाई देखिए, ब्लैक टू वाइट फैक्ट्स के साथ नहीं हो सकता, आप फैक्ट कटुआ नहीं बन सकते, क्लिप कटुआ बनते रहो। पर मतलब ये ना, ये कितना सत्य है इस बात में, क्या ब्लैक एंड वाइट का? नहीं, ये तो देखो, ये ओपन में है। अब अगर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात बोल दी है सांकेतिक रूप से, तो दिस इज पर मैं एक चीज बताऊं कि जो उनको व्यक्तिगत रूप से जानते संजय सिंह जी के बारे में, मैं बाकी की चीज तो ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, अच्छा। पर संजय सिंह जी के बारे में जो जानते हैं, सुल्तानपुर के उनके कलरफुल डेज है, अच्छा। तो कलरफुल डेज के बारे में बोलते ही हैं। मतलब ब्लैक टू वाइट का काम तो होगा, पर डेज उनके कलरफुल थे। अब बाकी तो संजय भाई आइए, पॉडकास्ट कीजिए, गर्वित अनुज दो होनहार युवा है देश के। तो अच्छा, आज जैसे हम रैली देखते हैं, मोदी जी की रैली आज हमने देखी, तो उसमें बहुत एग्रेसिव मोड में वो दिखे थे, और इतना मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था। तो बेसिकली जो पूरा कैंपेन है वो दिल्ली का, आज से मैं मानकर चल रहा हूँ कि बीजेपी एक तरीके से एग्रेसिव मोड में स्टार्ट कर रही है। अब उसमें उन्होंने शब्द यूज़ किया है आपदा, और उसको जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर करप्शन के आरोप हैं और जो करप्शन के सारे चार्जेस लगे हुए हैं, उनके साथ जोड़ते हुए उन्होंने आगे बढ़ा दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डू यू थिंक कि दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से फ्रीबीज ऑफर की जा रही हैं, तो वो जो करप्शन के चार्जेस हैं वो मैटर करेंगे उनके लिए, या फिर फ्रीबीज पे ये पूरा इलेक्शन चला जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि कभी भी कोई नई चीज़ लाई जाती है तो उसका कुछ बेनिफिट कुछ हद तक रहता है, पर अब 10 साल होने के बाद वो फ्री भी जो बोल रहे थे कि हम फ्री दे रहे हैं, उसकी असलियत में टेस्ट कीजिए। ये कहते हैं हम घर घर में फ्री पानी देते हैं, सबको फ्री पानी नहीं मिलता। पहले तो सबको साफ पानी, नल से पानी, पाइप्ड कनेक्शन, पाइप वाटर मिलता ही नहीं है। कई इलाकों में आज भी टैंकर पर ही डिपेंडेंट है। जी। इन्होंने कहा था कि हम टैंकर माफिया खत्म करेंगे, टैंकर माफिया कुछ खत्म नहीं हुआ, टैंकर माफिया उल्टा बढ़ा है और इनके संरक्षण के साथ चल रहा है। और टैंकर माफिया को, जो कॉमन लोग हैं, उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं अपने एक टैंक पानी के लिए या जितना भी पानी इनको चाहिए। दूसरी बात, जो पानी की सप्लाई आती भी है कुछ घंटे घर में, वो पानी की सप्लाई भी आप देखो, कई बार आपको वीडियोस दिखाई देंगे, ब्लू पानी, कई बार नहीं, तो हनी सिंह का गाना लगा दिया था उसमें, बहुत फ्रीक्वेंट चल रहे हैं ये वीडियोस। तो ब्लू, ब्लैक, सारे रंग के पानी। तो अल्कलाइन वाटर वो दे रहा है, तो उसमें कमी, दिक्कत क्या है? मतलब 100 रुपए की 180 रुपए की 1 लीटर बॉटल आती है, विराट कोहली पीता है वो, आप देखो। नहीं, आप तो वो तो वहां रुक गए, वो तो डायरेक्ट सप्लाई, वो उसकी भी मदिरा की भी सप्लाई करा सकते थे टोटी में। सही बात तो वो ही रह गया है अब, क्योंकि ऐसे भी तो उन्होंने 1 पे 1 और टेट्रा पैक में शराब बिक रही थी दिल्ली में। तो मतलब अब तो नल से सप्लाई करने की भी स्थिति है। वैसे पॉइजनस इफेक्ट तो दोनों का उतना ही है। सही बात है। तो लोगों के पास पानी नहीं आ रहा। बिजली का भी जो ये कह रहे हैं, आपने देखो कि बीच में अभी बारिश हुई थी, तो उस समय पे आप सिर्फ ट्विटर खोल लीजिए, इतनी कंप्लेंट्स है बिजली के आउटेज की, इतनी कंप्लेंट्स। कई जगहों पर आज भी अच्छे अच्छे इलाकों में बिजली सप्लाई 24/7 अनइंटरप्टेड नहीं है। तीसरी बात, ये लोग कहते हैं कि इनके मेन जो वादे थे कि भाई हम लोग सड़कें अच्छी कर देंगे, वो तो नहीं कर पाए। उसने दिवाली तक बोला था ना, दिवाली तक कर देंगे, दिवाली तक बोला था। फिर उसने मान लिया एक इंटरव्यू में कि सड़कें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जेल में था। जेल में होना और सड़कें ठीक ना होना, तो फिर आपने छोड़ा क्यों नहीं? जेल में थे तो आप छोड़े क्यों नहीं मुख्यमंत्री के पद को? एग्जैक्टली तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं था, क्योंकि शीश महल में अपने परिवार को रखना था, शीश महल में खुद को भी जाना था। दूसरी बात, उन्होंने बोला था यमुना हम साफ करेंगे 2025 तक। अब वो किसी पॉडकास्टर को बोल रहे यमुना पे वोट आते हैं क्या? फिर बोला था एयर पोल्यूशन मुक्त कर दूंगा। तो पंजाब को कितना दोष देते थे, पंजाब की पराली को, और अब पंजाब की पराली को कंप्लीटली भूल गए हैं।
तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए हर रोज एक नया एक वो कहते हैं ना गिमिक अपना रहे हैं। परंतु मोदी जी ने आज जिस प्रकार से उनको कॉर्नर किया, अगर मोदी जी की पूरी स्पीच सुनेंगे, उनको आपदा वगैरह सब बोला है, पर उन्होंने फोकस जो है वो उनके गवर्नेंस फेलियर पे लाया है। और गवर्नेंस फेलियर प्लस क्या वादा करते थे, वादा था स्वराज का, शराब दी, वादा था अन्ना का, लालू के साथ है, वादा था झाड़ू का, दारू से, वादा था भ्रष्टाचार हटाओ का, तिहाड़ से सरकार चला रहे हैं। तो ये जो सियासी धर्मांतरण है, द पॉलिटिकल कन्वर्जन एंड रेनोवेशन, घर का रेनोवेशन तो एक बात है भाई, इनका पॉलिटिकल रेनोवेशन जो हुआ है ना, इसके बारे में आज मोदी जी ने उनको बहुत बड़े तरीके से। पर मैं एक चीज़ भूल ही गया, देखिए फॉग के चक्कर में मैं आज डिबेट में ये लेकर गया था। अरे भाई साहब, ये क्या है बताइए जरा। ये है दूरबीन। ये अगर केजरीवाल का गवर्नेंस दूर दूर तक नहीं दिख रहा है तो दूरबीन में खोज के देखो। नहीं, आज तो वैसे भी आपको कुछ नहीं दिखने वाला, आज तो हम वैसे ही नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे। अच्छा, एक्चुअली ये मैं एनालॉजी यूज कर सकता हूँ कि इतना फॉग है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। 500 नए स्कूल नहीं दिख रहे, 20 नई यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहे। मैंने इनके कई प्रवक्ताओं को पूछा, आप 20 नई यूनिवर्सिटी के नाम बता दो, एक बनिए, या 20 नए हॉस्पिटल्स के नाम बता दो। ये तो 2015 के बाद है, तो नहीं बता पा रहे अभी तक। अच्छा, इसमें ना एक जो मेरा बहुत अंदर से क्वेश्चन आता है, ये कोर्ट में अंदर से बहुत ज्यादा अंदर से। मैंने कहा यार ये एक पॉडकास्ट पे अभी भाई साहब बोल रहे थे तो सालों से तू अंदर रख के बैठा है, इसका मतलब नहीं, जब से ये पॉडकास्ट देखा मैंने कहा यार ये जो बोल रहा है ये तो बहुत गड़बड़ बात है। भाई साहब ने अभी पॉडकास्ट में बोला कि नहीं, पॉडकास्ट में नहीं, किसी न्यूज रूम में था, तो वहां पे बोले भाई साहब कि दिल्ली का चुनाव मेरे, सड़जी बोलते हैं उनको, सड़जी। हाँ, तो सड़जी चक्कर क्या है ना, हरियाणा में सब भाई साहब ये सड़जी है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि दिल्ली का चुनाव मेरे नाम पे लड़ा जाएगा और मैं ही सीएम बनूंगा, ये बोला। अब ये कैसे मुमकिन है, पॉसिबल कैसे है? अगर आप सीएम आगे बने रह सकते हो तो अभी काहे छोड़े? पॉइंट ये है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, हाँ, कोर्ट के आदेश के अनुसार तो आप बन नहीं सकते, कैसे बनेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं लेकर आया हूँ, उसमें पॉइंट नंबर 3 जो है कंडीशन की, बेल की जो कंडीशन है, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये ना सीएम के ऑफिस जा सकते हैं ना सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप वायलेट करेंगे अगर सीएम बनेंगे तो, या आप वर्क फ्रॉम होम है? पहले वर्क फ्रॉम जेल थे, अब वर्क फ्रॉम होम। पर वैसे ये नौबत आने ही नहीं वाली है क्योंकि वो जीतने वाले तो हैं नहीं। तो ये तो केवल एक स्पेकुलेटिव है। दूसरी बात ये है कि आतिशी जी का क्या, मतलब कभी आपने सुना है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनको बोला जा रहा है अब तो भाई अस्थाई मुख्यमंत्री है और ये आने वाले दिन में हम इन्हीं को चेहरा बना रहे। तो आतिशी जी को तो उन्होंने एक डमी, एक प्रॉक्सी के रूप में बना दिया। तो आतिशी ट्रूली, with no disregard meant to departed soul, she has become the Manmohan Singh of this government. और मनमोहन सिंह अगर आतिशी जी है तो अरविंद जी क्या हुआ है? अरविंद जी बिकम सोनिया जी। तो ये इनका वैसा ही है, सुपर प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मतलब वही गेम तो वही है ना यार। ये कैसे आप इतने बड़े वादे और कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा है इस चीज को? नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। काउंटर क्वेश्चन क्या करेंगे? ये तो मतलब जब भी उनका चुनाव आता है तो ये मीडिया पे इतना पैसा स्पेंड करते हैं, तो वन वे पीसी चलती है इनकी। वन वे पीसी में कोई ना सवाल पूछ रहा ना कुछ पूछ रहा है। देखिए ये है, ये वो सीएम बेल कंडीशंस, इसमें लिखा है कि ही कैन नॉट साइन द फाइल्स, एंड यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि ही कैन नॉट विजिट ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड दिल्ली सेक्रेटेरिएट। तो ये कैसे मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते? वही ना, तो इस पे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं, और ये तो आउट इन ओपन है ना, ये वाली बात है। तो एक और चीज है, आप कह रहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बनना भी मुख्यमंत्री आप ही को। आप कह रहे केजरीवाल कवच, पर आप फाइल तो साइन कर नहीं सकेंगे। तो आप बनेंगे तो आप किसी को कुछ दे नहीं पाएंगे। तो यही एक बड़ा कारण है कि केजरीवाल जी को मत वोट देना भाई। उनको तो साइन करने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा नहीं है। तो आपको वादे तो कर रहे हो, खुद ही साइन नहीं कर पाएंगे। साइन तो वो पहले भी नहीं करते थे, वो घर हाँ, में तो शीश महल के सारे बनवा लिया, कहीं पे साइन नहीं है उनके। शीश महल पूरा इतना बड़ा शराब घोटाला जो जिस सारी बातें चल रही हैं, उस पर भी कहीं पे साइन नहीं मिलता। हर जगह मिस्टर हैंडसम के साइन है। नहीं इनके तो, नहीं है। वैसे मनीष सिसोदिया जी का तो उन्होंने टिकट बदल दिया,
और वहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति को लड़ाने का काम किया जा रहा है, ओझा जी। ओझा जी ने बोला कि ये तो भगवान कृष्ण है। वो पूरा वीडियो सुना कि नहीं? हाँ देखा, मैंने देखा। उन्होंने तो भगवान कृष्ण से तुलना कर दी उनकी। मतलब ये वही, दैट टू ऑन द करप्शन चार्जेस के एक शीश महल बना लिया, भगवान तो राजमहल में ही रहते हैं, इस हाँ, टाइप से ये बोला। जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई राम जी जो है वो महल में ही रहेंगे और कहाँ रहेंगे, ये तो उनका प्रोटोकॉल है राम जी का कि महल में रहना है। अरे भाई, और ये वही अवध ओझा थे, अगर उनके पुराने देख लो तो वो अरविंद केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं कि 10 रुपए की रेनॉल्ड पेन लगाएंगे, शर्ट थोड़ा सा लूज पहनेंगे, एकदम आम आदमी दिखने के लिए पूरा मेहनत करेंगे। तो अवध ओझा जी ने भी यू टर्न ले लिया फॉग में से। नहीं, वो यू टर्न तो मतलब ठीक है, आम आदमी पार्टी के यू टर्न हमने बहुत देखे हैं। नया बंदा आ रहा है वो भी कर दे रहा है तो ठीक है, मतलब उन्हीं की पार्टी में मिल रहा है। मुद्दा ये है ना कि अवध ओझा जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिज्म है और वो लोगों को समझना चाहिए यहाँ पे। मतलब हर अवध ओझा बहुत बुरी तरह से चुनाव हारने वाले बाय द वे। अच्छा, आपको लग रहा है अवध ओझा जीतने वाले हैं कुछ? और नहीं, और मनीष सिसोदिया का क्या लग रहा है? मनीष सिसोदिया भी हारेंगे और अरविंद केजरीवाल? वो तो बुरी तरह से हारेंगे। कोई जीतेगा? मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है जो सबसे कम टीवी में आता है उनके जो लोग हैं पूरी टीम में से, वही एक आध दो जीत जाए तो जीत जाए। बाकी सब ये जो भी आके इनको लगता है कि लोगों को टिकट फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आज पता है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था मोदी जी की स्पीच का? हालांकि हम ये जब रिलीज हो रहा है संडे, तो मोदी जी की स्पीच तो फ्राइडे को हुई जी। तो मोदी जी की स्पीच का एक कॉन्ट्रास्ट ये था, और वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने 1600 के आसपास घर लोगों को सौंपे चाबी, EWS फ्लैट्स। जरा वो EWS फ्लैट्स जाकर देखना। नहीं, मैंने देखा, उनका वीडियो देखा, वो काफी अच्छे हैं यार। वो भाई दोज फ्लैट्स आर वेरी वेरी मॉडर्न, एडवांस, और मतलब एक उसको स्वाभिमान नाम दिया है। उसमें आपको ना, अगर हम जैसे लोगों को भी लगेगा कि यार ये बढ़िया घर है, हाँ सीरियसली, तो आप सोचो कि एक आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था, उसके लिए वो घर तो सच में स्वाभिमान का प्रतीक है। और एक तरफ मोदी जी ऐसे हजारों फ्लैट दे रहे हैं, 30,000 के आसपास आवास दिल्ली में दे दिए, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आपने 150 करोड़ रुपए अश्लील खर्च करके शीश महल बनाया। और सबसे ज्यादा हिट करने वाली बात शीश महल ही है कि वो टोटो का टॉयलेट, वो करोड़ों की मार्बल, वो पर्दे करोड़ों रुपए के। तो ये जो शीश महल का अश्लील खर्च है, जिसकी तस्वीरें लोगों ने देखी है और जिसके बारे में वो इतना असहज हो जाते थे कि उन्होंने किसी को घर में घुसने नहीं दिया, चिपके रहे पोस्ट से, CM पद से कि शीश महल ना जाए, मुझे लगता है ये सबसे डैमेजिंग है। और जबकि उन्होंने एफिडेविट दिया था 2013 में कि हम छोटे घर में रहेंगे। अब आजकल ये RSS को लेटर लिख रहे हैं। भाई अपने गुरु को तो लेटर लिखो। जो गुरु की उंगली पकड़ के आए थे वो अन्ना जी को तो भूल ही गए भाई। अन्ना जी तो बोलते रह गए शराब घोटाला मत करो, अन्ना जी बोलते रह गए सियासत में मत जाओ, अन्ना जी बोलते रह गए कि भाई ये बड़ी गाड़ी और बड़ा घर क्यों ले रहे हो, और अन्ना जी को भूल गए, RSS को लेटर लिख रहे हैं। RSS को लेटर लिखने से क्या होगा? RSS के तो संस्कार आपको फॉलो करने हैं। RSS तो आई थिंक इज वेरी एक्टिव इन दिस दिल्ली इलेक्शन, तो उसके कारण मुझे लगता है कि अनकंफर्टेबल अरविंद केजरीवाल। देखिए अभी आजकल अरविंद केजरीवाल जो है ना, वो नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं अभी सडनली यू टर्न करके सबसे बड़ा सनातनी मैं हूँ मार्केट में। सबसे बड़ा हिंदू कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, आपका भाई अरविंद। आपका भाई अरविंद जो है पूरे दिल्ली में यही है। वो है हिंदुओं का असली रक्षक। अरे भाई अपनी पार्टी का कुछ तो इतिहास देख ले। इनकी पार्टी ने ऑफिशियली ट्वीट किया था स्वस्तिक चिन्ह पर, हाँ राइट, मजाक उड़ाते हुए, झाड़ू से मारते हुए। राइट। इसने बयान दिया था कि राम मंदिर पे नहीं जाना है। मेरी नानी ने बोला है बाबरी को विध्वंस करके बनाया गया है, तो हम तो खुश नहीं हो सकते ऐसे बाबरी को विध्वंस करने के बाद मंदिर बनाने से। इशरत जहां बाटला हाउस, ताहिर हुसैन, जो ताहिर हुसैन ने हिंदुओं को चुन चुन के मारा, जिसने अंकित शर्मा को गोंद गोंद के मारा, जिसके ऊपर केस चला, अब MIM ने उसको टिकट दिया है, पर उस ताहिर हुसैन को डिफेंड करने वाले संजय सिंह और अमानतुल्लाह खान थे। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात
इनके एक नेता थे गोपाल इटालिया, याद है गोपाल हाँ इटालिया? हाँ हाँ हाँ, गुजरात वाले गुजरात के गोपाल प्रदेश इटालिया। अध्यक्ष थे वो। गोपाल इटालिया को आज तक पार्टी से निकाला कहाँ है हाँ, इन्होंने? उन्होंने कहा था कि कीर्तन करते हैं हिजड़े। हाँ ये अरे भाई उसने तो ऐसे ऐसे शब्द बोले थे, तो मैं तो हर डिबेट में गोपाल इटालिया का एक एक बयान लेकर जाता हूँ और सुनाता हूँ कि भाई ये गोपाल इटालिया पे आपका क्या स्टैंड है, देखिए सुनिए। મંદિરોમાં જવું નથી, જવું છે શાળાઓમાં, કોલેજોમાં, मंदिर में जाना नहीं, ठीक है। फिर दूसरा वो बोल रहा है कि ये सुनिए, ये तो खतरनाक। મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં, એ શોષણના ઘર છે। शोषण ना कर ये बात। ફાલતુ વાતોમાં કથામાં જઈને હિજડાની જેમ તાળીઓ પાડે છે। મને તો શરમ આવે છે આવા લોકો ઉપર અને ગુસ્સો આવે, એટલે જેને મારી વાત ન आपको याद है एक इनके पार्टी में एक मंत्री था राजेंद्र पाल गौतम, राजेंद्र पाल गौतम जो अभी कांग्रेस चला गया, समझ गया। उसने बोला था कि मंदिरों में महिलाओं का बलात्कार होता है और लोगों को काटा जाता है। इन्होंने निकाला नहीं था पार्टी से, सही बात है। प्रेशर आने पे मंत्रालय ले लिया था उसका, पर पार्टी से निकाल नहीं था, अब कांग्रेस ने उसको ले लिया है। और भाई अगर आप अनुमति दे तो ये देखो एक कंपाइलेशन किया है, ये आजकल बड़े सनातनी बन रहे हैं ना। मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं। बताइए। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विवादों में हैं और वजह यह है, उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक का अपनों के निशाने पर आ गए। ये भेजा है, ऐसा एक चिन्ह दिख रहा है। इस ट्वीट के बाद केजरीवाल लगी, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले ये इस मुलायम प्रकार की बातें करते हैं और ये इतना निर्लज आदमी है, इसने मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास ठेके खुलवा दिए थे। अब ये बात कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ और मौलानाओं को 5 साल से इमामों को पैसे दे रहा था, तब ग्रंथी याद नहीं आए, पर तब वो पुजारी याद पैसे भी पूरे कहाँ दिए उसने? अभी वो तो मौलाना भी- वो तो मौलाना खुद ही कर रहे हैं। मौलाना भी देखो ऐसा है ना कि उसने अपना वोट बैंक का भी मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। हाँ आप ठगा बोल रहे हैं, अच्छा शब्द है वो। मैं तो मतलब बोल रहा हूँ कि उन्होंने उसका भी बेवकूफ काटा, ब्लड से बेवकूफ काटा। तो हमारे बेवकूफ दर्शक का- बड़े समझदार हैं, हाँ, सब नहीं, समझ नहीं, जाएंगे। उनको तो सी से चतुर है, तो उनको पता चल गया कि मैं क्या काटने की बात कर रहा था। उन्होंने काटा, उनका मतलब अच्छे से काटा है, 17 महीने से सैलरी नहीं दी है, जबकि इसी व्यक्ति ने मैं आज इसके सारे वीडियो चलाऊंगा भाई, बुरा मत हाँ मानना। चलाओ चलाओ भाई, हमें कहाँ दिक्कत। मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। इसने कभी कोई हिंदू धार्मिक संस्थान के बारे में बोला होगा तो दिखा देना। मतलब इस प्रकार 100 करोड़ रुपए इन्होंने वक्फ बोर्ड को दिए, तब हज इनको हाउस। हज हाउस बनाया है 100 करोड़ का। बताओ, और इनको तब याद नहीं आया कि पुजारी और ग्रंथियों को कुछ देना है। उस समय तो कुछ और ही चल रहा था। बट और डू यू थिंक इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कुछ इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो थोड़े बहुत मुस्लिम समाज के लोग प्रभावित हुए भी थे केजरीवाल से, इसका स्वरूप देखते हुए वो जो मेरी जानकारी है, उन्होंने बोला कि चलो अगर भाजपा से नहीं पटती है तो कोई नहीं, हम लोग वोट देंगे तो कांग्रेस को देंगे। ये कई सारे लोगों ने एक फीलिंग एक्सप्रेस की। हालांकि इनको ये माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए। ये वोट बैंक वाली माइंडसेट है कि भाई ये कैप्चर कर लेते हैं और आप ब्लाइंड उसमें आप उनको करते हैं, चाहे आपको कुछ मिले ना मिले। कांग्रेस भी एक्सप्लॉइट करती है। कांग्रेस किसको टिकट दे रही है? इशरत जहां को, जो दिल्ली दंगा में उसके ऊपर बड़े संगीन आरोप है, और MIM ताहिर हुसैन को दे रही है, तो ये अमानतुल्लाह खान को दे रहे हैं। तीनों में से किसी ने भी कोई एक अच्छे मुस्लिम कैंडिडेट को कोई आगे नहीं करना चाहता, ना वो करेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति वो नहीं है। वो सब एक्सट्रीमिस्ट वोट बैंक के लिए ही वो पूरा प्रयास रहता है।
तो एनीवेज जो भी है, पर मुझे जब तक जो पता चल रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग बहुत नाराज़ है कि केजरीवाल और कंपनी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक बार वो अमानतुल्लाह से बुलवाओ ना ये सब। अमानतुल्लाह खान बोलता है मैं रोहिंग्याओं को पैसे बांट के आया, हाँ, और तुम यहाँ पे बोल रहे हो मैं पुजारी और ग्रंथी को बांट रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे ये जो रोहिंग्याज की और बांग्लादेशियों की जो बसी हुई है, वहाँ पे सोलर पैनल्स के थ्रू बिजली जा रही है, और जो पाकिस्तानी हिंदुओं की बस्ती है उसमें देख लो क्या हाल है। नहीं, सीए का तो विरोध किया ना इन लोगों ने, सीए कानून का विरोध किया, और रोहिंग्या के लिए ये बोलते हैं कि ये बार बार एक चीज़ साइड करते हैं कि हरदीप पुरी जी ने रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रखा, या जो भी उसका प्रपोजल एक ट्वीट किया। उस ट्वीट का उसी समय पे एमएचए का क्लैरिफिकेशन आया था कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं, उनको उनके डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। पर पता है, इस पे मैंने रिसर्च किया, मैंने बोला ये इतने दावे करते हैं, इसकी असलियत क्या है। असलियत पता चला कि 2022 में जो ट्वीट आया था हरदीप पुरी जी का, उससे पहले 2021 में एक लेटर जनरेट हुआ था, और लेटर जनरेट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा। अच्छा। और ये लेटर में जो 26 जून 2021 में लिखा गया है, डिप्यूटी सेक्रेटरी होम, मतलब उन्हीं के होम मिनिस्ट्री से जनरेट हुआ है, दिल्ली में भी होम मिनिस्ट्री है अपनी स्टेट की। अलॉटमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस फ्लैट सिचुएटेड एट बकरवाला फॉर पर्पस ऑफ रिस्ट्रिक्शन सेंटर टू कीप, ये रोहिंग्याओं को रखने के लिए। तो सबसे पहले रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रखने का प्रपोजल 2021 में इस दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया था। और ये एक बात केवल मैं आपको लेटर से नहीं बता रहा हूँ, इसका देखिए न्यूज़ रिपोर्ट भी छपा था उस समय पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। केजरीवाल गवर्नमेंट रोट लेटर्स टू सेटल इन्फिल्ट्रेटर्स इन द सिटी, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापा था इसको। और केवल वहाँ तक बात नहीं रुकी, जब कोविड आया तब रोहिंग्याओं को सरकार ने, ये एफिडेविट में भी लिखा है, आप गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट राशन टू रोहिंग्या कोविड में। बाकी दिल्ली वासियों को मिला हो ना मिला हो वो एक अलग विषय है। उसके बाद सबसे बड़ी बात आपको याद होगा कि मदनपुर खादर में जो यूपी सरकार की ज़मीन थी 5.2 एकड़ की, वहाँ पे रोहिंग्या बसे हुए थे। योगी जी ने बोला निकालो इनको, भगाओ। तो योगी जी गए वहाँ पे, भगा, अपनी लैंड है भाई, सरकार की लैंड है, क्यों वहाँ पे कोई अवैध रहेगा। तो जब उनको हटाया गया तब अमानतुल्लाह ने प्रोटेस्ट किया था, और प्रोटेस्ट करने के बाद अमानतुल्लाह खान बोलता है, अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। ये देखो, ये रोहिंग्याओं को 10-10 हज़ार बांट रहा है। और केवल वो नहीं, आपको पता है नाना खेड़ी में एक इलाका है, गांव, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार स्कूल बना रही थी रोहिंग्याओं के लिए, और वहाँ पे स्थानीय गांव वालों ने विरोध किया। रोहिंग्या को बसाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों की जमीन है, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, ठीक है। और हमारी गांव की जमीन है ये, केजरीवाल की नहीं है ये। वो जो यहाँ कौन सा काम है, कौन सा काम था, नाना खेड़ी। और ऑफिशियली स्कूल बन रहे थे रोहिंग्याओं के लिए। तो ये फैक्ट्स है, और ये फैक्ट्स छुपाने के लिए या अपने आप को अब बताने के लिए कि हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, ये पुजारी ग्रंथी वाला इन्होंने पूरा का पूरा पॉइंट लेकर आए, पर है नहीं। और सबसे बड़ी बात, सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, नहीं, इन्होंने बोला कि एलजी साहब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए, अब ये मंदिर रक्षक बन गए। तो मैंने बोला चलो इस पे भी थोड़ा रिसर्च करते हैं। रिसर्च किया तो 16 से लेकर 2023 के कागज़ हाथ लगे, 2016 टू 2023। 2016 टू 2023 में पता चला कि 2023 में 9 मंदिर, 7 करावल नगर में और 2 नए उस्मानपुर में, इसको तोड़ने का फतवा खुद केजरीवाल ने साइन किया है और मनीष सिसोदिया ने। 2016 में भी 8 मंदिर को तोड़ने का फतवा सत्येंद्र जैन, उस समय पे वो होम मिनिस्टर थे, वो, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कौन सा मंदिर कहाँ पे तोड़ना है ये सारा दिया गया है। और उसमें फिर यहाँ पे ये साइन सत्येंद्र जैन की, कि होम मिनिस्टर की साइन कि ये इसको कर देना है, इसको तोड़ देना है।
सत्येंद्र जैन ने केवल तो ऐसे 24 स्ट्रक्चर तोड़े गए या उसके आदेश दिए गए, केवल 2 स्ट्रक्चर थे जिसके लिए सत्येंद्र जैन ने अपोज किया कि ये नहीं टूटना चाहिए। पता है कौन से? टेक अ वाइल्ड गैस, वो कुछ 2 मज़ार के लिए, 2 अनआइडेंटिफाइड मज़ार थी जिनका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या बैकग्राउंड नहीं था। उसके लिए सत्येंद्र जैन विरोध करते कि ये मत तोड़ो, मंदिर तोड़ दो। और उनके आदेश से हुआ। आपको याद होगा कि अप्रैल 2024 में जब रामनवमी भी थी तब एक न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ की मैं क्लिपिंग लेकर आया हूँ। Delhi Minister Atishi in February had ordered the demolition of temples in West Delhi 2 days ahead of Ram Navami, that is 2 days from now. The PWD headed by the AAP minister had scheduled the demolition of 2 temples, that is the Jai Shiv Bhola Mandir at Tilak Nagar and the Jai Shri Mata Mahakali Mandir at Khayala Road in the middle of Navratri on April the 15th. Sources have told Times Now that the Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena has now ordered to stop the demolition of the तो वीके सक्सेना ने इनके द्वारा दिए गए आदेश को रुकवाया और आज ये आरोप क्या लगा रहे हैं। बट शादाब भाई, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब हम ये रोहिंग्याज वगैरह की बात कर रहे हैं, सबकी रोहिंग्याज या फिर जो भी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो कि गैरकानूनी रूप से देश के अंदर घुसे हुए हैं, वो प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी, नासूर है। हाँ, और क्या है ना कि आई थिंक देश की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो उनको एक वोट बैंक की तरह यूज़ कर रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें खतरा हैं देश के लिए। ठीक है, पॉइंट क्या है कि वो देश में, हमारे देश में बॉर्डर्स इतने पोरस हैं कि वो घुस पा रहे हैं। हम उसका क्या कर सकते हैं? पहले तो एक बात समझो, अमानतुल्लाह की एक और बाइट भी है मेरे पास जहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ये 2008-9 से यहाँ पे है। ये सारी समस्या 2014 से पहले की है। रोहिंग्या कोई 14 के बाद नहीं आए। जो भी रोहिंग्या आए हैं और ज़्यादातर जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो प्री 2014 हुआ है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर था वो पहले पूरा पोरस था, अब 80% उसकी फेंसिंग हो चुकी है। लाइट लगाकर, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाकर, फेंसिंग करके, देखिए वहाँ पे टोपोग्राफी के हिसाब से भी आपको पता होगा, हमने लैंड स्वैप भी किया बांग्लादेश के साथ, वो इसीलिए किया ताकि एक कंटिजियस बनेगा तो वहाँ पे फिर हम फेंसिंग और बॉर्डरिंग कर सकते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक, जहाँ पे टोपोग्राफी सपोर्ट करती है वहाँ पे तो कर दिया गया है। थोड़ा बहुत एक इलाका है जहाँ पर फेंस लगाना ही नामुमकिन है। और दूसरी समस्या इसमें ये है पश्चिम बंगाल की सरकार की। पश्चिम बंगाल की सरकार वहाँ पे बीएसएफ को ऑपरेट करने देती नहीं। अभी भी तो उन्होंने आरोप लगाया बीएसएफ पे, अभी ममता दीदी का जो 2 दिन पहले का आरोप है, वो वहाँ पे उनको ऑपरेट करने नहीं देती। जब बीएसएफ ने मांगा था कि हमको 50 किलोमीटर्स का जुरिसडिक्शन चाहिए तो उसका विरोध किया गया। और वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वहाँ से फिर एंट्री करके फिर वो अलग अलग जगहों पर जाते होंगे। पर सवाल वो भी नहीं है। सवाल ये है कि आप उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हो, आप उनका इलेक्ट्रिसिटी कार्ड बनवा रहे हो, आप उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, और आप उनको राशन दे रहे हो, आप उनको नागरिकता के सारी सहूलियत दे रहे हो, और वो अधिकार दे रहे हो जिस पर दिल्ली के नागरिकों का अधिकार है। तो असलियत में सबसे बड़े गुनहगार तो ये है जो वोट बैंक में उसको कल्टीवेट कर रहे हैं। चले वो आ भी गए घुसपैठ करके 2014 से पहले, उनको निकालने की वैसे प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहली बार रोहिंग्या को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया था इस सरकार ने 2016-17 में। फिर उसके बाद डिपोर्टेशन की प्रोसेस शुरू की। जम्मू कश्मीर में है, बहुत सारे जगह पे ये लोग, तो वहाँ से डिपोर्ट करने की प्रोसेस शुरू की। प्रशांत भूषण और इनका जो पूरा गैंग है वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्टे लगाया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें और भी बहुत सारे इश्यूज हाईलाइट किए, तो उसकी वजह से उनका डिपोर्टेशन प्रोसेस स्लो हो गया। पर सवाल ये बनता है कि चलिए आप बोलते हैं ना कि अभी ये लोग आजकल चीखते कि रोहिंग्या के खिलाफ है, तो दिल्ली में एनआरसी हो जाने दो, इसके लिए समर्थन दो। आम आदमी पार्टी तैयार है क्या एनआरसी के लिए? सिर्फ दिल्ली के लिए कोई वो मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि कोई समर्थन देगा। भोले भटके भी नहीं दे सकता वो समर्थन, तो आप भूल ही जाइए। पर पॉइंट फिर अगर ये भी है कि एनआरसी क्या भविष्य में आ रहा है, ये बहुत हम लोग तो आम आदमी पार्टी बोल रही है ना कि ये रोहिंग्या है, ये खराब है, ये रोहिंग्यों को नहीं रहने देना है, तो इस विषय में तो सबकी एक मत है। तो करो ना सपोर्ट, दिल्ली के लिए एनआरसी सपोर्ट करो ना। वो तो नहीं करने वाले, पूरे देश में हो ना हो बाद में की बात है, अपने इलाके में तो करो।
तो ये किस पे ऊपर स्टैंड लेना चाहिए? आम आदमी पार्टी स्टैंड लेके एनआरसी के लिए तैयार है, असेंबली में चर्चा करें। हमारे वहाँ पे नेता ने असेंबली में मांग की है एनआरसी की चर्चा हो, तो क्यों नहीं करवाते? करवाइए, एनआरसी होने दीजिए। नहीं करवा सकते। ये रोहिंग्या तो उनको पालने पोसने का, बसाने का काम सब इन्होंने ही किया। अभी ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैं बीजेपी की तरफ से, उसमें वो बता रहे थे कि एक घर के अंदर जो कि मकान मालिक है उसमें 5 वोट हैं, मकान के जो लोग हैं 5 नहीं 80 वोट भी। हाँ, वो फर्जी 80 वोट बने पड़े हैं। वो एक्चुअली 5 लोग रहते हैं पर 5 लोग एक्चुअल में 80 रहते वोट हैं, हैं, बट एक्चुअल में 80 वोट पड़े हुए। ये मैं समझ नहीं पाया इस पूरे प्रोसेस को। ये फर्जीवाड़ा इतने बड़े लेवल पर चल रहा है, तो ये तो अगर आप लगा लीजिए कि, और उसमें जितने भी लोग थे वो मुस्लिम लोग थे जो कि मे बी आम आदमी पार्टी के ही वोटर्स होंगे, राइट? तो इसीलिए तो देखो, अगर कोई वोट डिलीट हुआ तो इनको कैसे पता चल रहा है इन्हीं का वोट डिलीट हुआ? अनलेस की कोई आइडेंटिफिकेशन मार्कर है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखिए, इन्होंने जिस प्रकार से पहले भी जस्ट बिफोर इलेक्शंस या जस्ट ड्यूरिंग द इलेक्शंस ये घोस्ट वोटर्स आ जाते हैं, ये रहते नहीं हैं, यहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक घर में 80-80, 20-20, 30-30, 40-40 वोटर रजिस्टर्ड है, वोट करके निकल जाते हैं। और यही पैटर्न पे इन्होंने अलग अलग एरियाज़ में अपनी वोटिंग करवाई है। अब क्योंकि एक प्रोसेस चल रहा है, रोबस्ट प्रोसेस है, वो चेकिंग होती है कि भाई उनका वोट है भी या नहीं है वहाँ पे। और वो जब नाम कटते हैं तो ये लोग जो है बिलबिला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो पूर्वांचलियों के नाम काटे जा रहे हैं। भाई, पूर्वांचलियों के नाम कहाँ से काटे जा रहे हैं? ये मतलब अगर कोई अवैध व्यक्ति आके वोट कर रहा है उसको पूर्वांचली से जोड़ रहे, तो पूर्वांचलियों का अपमान तो आप कर रहे हो। और जहाँ तक सवाल है संजय सिंह और अनीता सिंह का, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। संजय सिंह का पूरा डेटा देखो तो उन्होंने एक जगह पे अपना एफिडेविट में दिया है कि मैं वोटर हूँ तिलक नगर का, वोट करके आए नई दिल्ली की विधानसभा में लोकसभा के समय, और इससे पहले उनका वोट था सुल्तानपुर में, जो कि अभी भी सुल्तानपुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए, कॉरपोरेशन के तो नहीं, म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए, तो वहां पर भी उनका नाम था। तो भाई आप सांसद है, आप अपना नाम प्रॉपरली कटवाएंगे ना कहीं और लगाने से पहले। और यहाँ पे कहाँ पे आपका वोट, विधानसभा कौन सी है, नई दिल्ली या आपकी तिलक नगर है जो आपने एफिडेविट में दिया राज्यसभा के। अनीता सिंह का भी तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। अनीता सिंह का भी जो वोट है वो यहाँ पर भी है, वहाँ सुल्तानपुर में भी है। और किस प्रकार से वो वोट कटवाने के लिए, कुछ हो सकता है अपने ही लोगों को उन्होंने बोला कि इनका वोट कटवाओ ताकि एक कट जाए तो फिर मैं चीख सकूं कि भाई पूर्वांचलियों का वोट काट रहे हैं। तो अभी 2 लोगों पर एफआईआर हुई है इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा कि भाई ये जानबूझ के ही अपना वोट कटवाने की कोशिश करवा रहे थे इनका। तो इसमें काफ़ी कुछ ये लोग कर रहे हैं माहौल बनाने के लिए। तो ये माहौल, अच्छा एक और चीज़ से माहौल बनाया जा रहा है जिसको हम बोल सकते हैं, मेरे को स्कीम का तो नाम नहीं पता, महिला सम्मान योजना है, 2100 रुपये की एक स्कीम चला रखी है। स्कीम कहाँ है वो? मतलब बोल तो वो स्कीम ही रहे हैं तो भाई। खुद की सरकार ने जन चेतावनी दी कि स्कीम नहीं है, रजिस्टर मत करना। मैं तो सारी माताओं बहनों को बोलूंगा रजिस्टर मत करना, आजकल डिजिटल फ्रॉड होता है। ये लोग ये इनके कार्यकर्ता भी आ रहे हैं फ्रॉड करने, आपका सिग्नेचर ले लेंगे, आधार ले लेंगे, आइडेंटिटी बैंक कार्ड ले लेंगे, आप देना मत इनको जरा भी। नहीं, मैं उसमें बता रहे हैं 20 से 25 लाख महिलाओं ने रजिस्टर कराया है, ऐसा कुछ डेटा दे रहे हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी दे रही है कि 22 लाख महिलाओं ने रजिस्टर कराया है। पर ना मैं अभी ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं लोग, उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, जिसमें कुछ महिलाओं ने ये बोला कि हमारे साथ फ्रॉड ऐसा हो चुका है कि उन्होंने कुछ ओटीपी आता है और उसके बाद ओटीपी पूछा और हमारे अकाउंट से 8,000 रुपए चले गए, 10,000 रुपए चले गए, इस तरीके से। बताइए मतलब कि ये किस लेवल का फ्रॉड है कि पैसा जमा कराने की झांसे दे के आप उन्हीं के पैसे खा रहे हैं। इसीलिए तो ये एडवर्टीजमेंट, अच्छा इंटरेस्टिंगली एडवर्टीजमेंट कहाँ से निकली, जन चेतावनी। ये जन चेतावनी निकली वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री से कि ना संजीवनी स्कीम नाम की कोई स्कीम है, ना ये 2,100 रुपये की कोई स्कीम है। ये दोनों मंत्रालय आतिशी जी के हैं, दोनों मंत्रालय आतिशी जी के हैं। और आतिशी जी ने बोला था कि मैं इन ऑफिसर्स के खिलाफ अगले दिन एफआईआर करवाने वाली हूँ। आज तक कोई एफआईआर नहीं, और सिर्फ आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। तो इसका मतलब साफ है कि हो सकता है
आतिशी जी को भी लगा होगा कि भाई जैसे अब देखो, अगर आपकी परंपरा ही ये रही है कि गुरु को एक प्रकार से उनको ठगना, तो भाई आपको भी तो कोई ठग ही सकता है। सही बात। तो आतिशी जी से पूछना चाहिए वो एडवर्टीजमेंट या जन चेतावनी कैसे निकली। और मैं तो बोल रहा हूँ कि बाकी सब छोड़ो, अभी तो उनकी सरकार है, ये कार्ड क्यों भरवा रहे हैं? हाँ, सीधा सीधा दे दो। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हमारी सरकारें थी, हमने थोड़ी भरवाया, हमने तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में भरवाया, जहाँ सरकार नहीं थी, जहाँ थी सरकारें वहां कर दिया हमने, किस्तें डाल दी ना उनके, जो कितनी किस्त बनती है वो अकाउंट में डाल दी। आप भी डालो ना। और पंजाब में कितनी महिलाओं को मिला है 1000 रुपए? अभी तक तो नहीं मिला है। किसके मिलने भी नहीं वाला। अच्छा, नहीं मेरे तो को पंजाब तो वैसे भी इतना कर्जे में इस समय अरे वो तो चल रहा है। उसने तो जब भगवंत मान आए थे अरे ये तो ऐसे- वेरी मोमेंट उन्होंने कहा था कि 50,000 करोड़ रुपए चाहिए हाँ, हमें। मोदी जी दे ताकि मैं पूरा कर सकूं, गारंटी। हाँ, ये तो सभी का हाल है भाई। मतलब मैंने फ्री में बांटने का वादा किया है, और लेकिन पैसा मोदी जी दे और फिर बोलेंगे मोदी जी ने करने नहीं दिया। नहीं इसमें पर इसमें ना मतलब जो इवेंचुअली हमें देखना, मतलब एज एन इंडियन हमें देखना है, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुई या कहाँ से शुरू हुई, आज की डेट में हर एक पार्टी फ्रीबीज में आ रही है, ठीक है। और कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है शहजाद भाई, ये एक तरीके से कूल बनता जा रहा है इन फ्रंट ऑफ पीपल, जो कि कहीं ना कहीं आज से 10 साल बाद हमको एज अ नेशन भारी पड़ने वाला है। हाँ, it will और harm उसमें- the nation ना, उसमें कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं। हर पार्टी एक तरीके से आती जा रही है तो कि हम इसका आपको ये अंत दे क्या देंगे, है? वो दे देंगे। देखिए, इसमें पहले तो आपको समझना होगा कि दोनों के बीच में, जैसे बीजेपी का अप्रोच और चाहे अप्रोच आप देखिए आम आदमी पार्टी का, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप बीजेपी का अप्रोच देखिए, मैं आपको इसी में उदाहरण देता हूँ। ये जो अभी पुजारी ग्रंथि स्कीम भी है, ठीक है, ये कह रहे, हालांकि इन्होंने किसी को देना नहीं है, ना ये देंगे और ना इनकी मंशा है, पर बीजेपी का अप्रोच क्या था? बीजेपी ने सनातन के लिए या सनातन का कार्य आगे बढ़े उसके लिए क्या किया? काशी कॉरिडोर बनाया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, अयोध्या जी का भी पूरा कायाकल्प हुआ, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर, सोमनाथ का एक्सटेंशन। ऐसे आप देख सकते हैं कि हर जगह पे उन्होंने एक टेम्पल टूरिज्म को डेवलप किया। टेम्पल टूरिज्म को डेवलप किया तो काशी में क्या हुआ? 70 लाख टूरिस्ट, अब 13 करोड़ की संख्या। अभी अयोध्या की खबर आई है कि ताजमहल और आगरा को भी ओवरटेक किया है पर्यटकों के हिसाब से। तो जब ये किया तो इसको आप फ्री भी कहेंगे, आपने पूरी इकोनॉमी को डेवलप कर दी। और इसका जो फ़ायदा है ये इसको डेवलप करने का, रिलीजियस टूरिज्म को भी, श्रद्धालु भी वहाँ पे जा सके, श्रद्धालु भी जो है वहाँ पे टेम्पल को और भी संसाधन दे सके और वहाँ की पूरी इकोनॉमी डेवलप हो, उससे पूरी एरिया में एक संपन्नता आती है। बीजेपी का अप्रोच ये है। इनका अप्रोच क्या है कि तुष्टीकरण के हिसाब से कैलकुलेशन करके किसी को कुछ बेनिफिट देना, किसी को कुछ बेनिफिट ना देना, और फिर उस प्रकार से ये वही कांग्रेस वाली राजनीति है। दूसरी ओर आप देखिए, अब बीजेपी ने ये नहीं कहा है किसी को भी कि हम सारी महिलाओं को 1500 रुपये 2000 रुपये दे देंगे। बीजेपी का भी जो एक डायरेक्टेड एक सोशल वेलफेयर होता है और वो प्रॉपर्ली टारगेटेड सोशल वेलफेयर होता है कि चलिए बीपीएल की महिलाएं हैं, उनको मदद देनी है तो उनको आइडेंटिफाई करके दिया जाएगा, या स्कूटी देनी है तो मेधावी जो छात्र है जो 12वीं पास करती है उनको स्कूटी देनी है। तो इस प्रकार से टारगेटिंग ऑफ सोशल वेलफेयर करते हैं जब, तब वो एक बेनिफिट करता है किसी की ज़िंदगी में। और अगर आप इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल क्लास 1500 रुपये दे रहे हैं या 200 रुपये यूनिट फ्री दे, 200 यूनिट फ्री दे रहे, उसका तो फिर आपको खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा। जो अफोर्ड कर सकता है उसको क्यों मिल रहा है? सब महिलाओं की मेट्रो टिकट खत्म, हाँ, नहीं, बस की अब क्या है टिकट ना, खत्म। अब देखिए, बस की इन्होंने बात की, कर्नाटका ने बात की, अभी 15% उन्होंने बस फेयर हाइक कर दिया। तो मतलब आप महिलाओं को फ्री दे रहे हो और मर्दों से 15% ज्यादा तो चार्ज उन्हीं कर के रहे हो। पति दे रहे हैं। और क्या है ना, पेट्रोल के प्राइस उन्होंने बढ़ा दिए थे अभी, पेट्रोल, फिर डीजल, वो दूध, वहीं से कहीं से निकाल लेते हैं। दूध देख लो भाई, पानी, सबके दाम बढ़ा दिए। अरे भाई, हिमाचल में तो टॉयलेट पे टैक्स लगा हुआ है। जी, तो ये I संडास think टैक्स, लोगों को इस टॉयलेट चीज में को टैक्स तो ठीक है, एक्स्ट्रा टॉयलेट अगर आप अपने घर में बना रहे हो उसमें भी है, और अभी जो रैंडम कोई पब्लिक टॉयलेट्स है उसका भी यूज अगर कोई करता है उस पे भी टैक्स है। तो ये स्थिति है। अभी आप एक और खबर आई थी, फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया हिमाचल में, कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप प्रेशर कुकर ले जाते हो
तो प्रेशर कुकर का अलग टिकट देना पड़ेगा। अरे यार क्या बात है। हाँ, अपने हिमाचल में कुछ अद्भुत ही चल रहा है। ये मैंने नहीं देखा अरे भाई। हिमाचल में अरे समोसे की जांच करवाई सुप्पू जी ने। हाँ, कि वो मेरे तो समोसे ठीक है। किसने खाए। वो तो ठीक है, वो तो चलो अरे वो क्या FBI बुला ली वहां पे। उसको हमने बोला था समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, SID। तो SID तो काम कर ही रही थी कि समोसा खाया किसने। फिर एक दिन केस हो गया कि हिमाचल की बस में कोई टीवी डिबेट देख रहा था मोबाइल पे, और उसमें राहुल गांधी को कोई कुछ बोल रहा था, आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो पैसेंजर ने कंप्लेन किया कि राहुल गांधी के बारे में डिबेट चल रही थी, तो जो ड्राइवर है और कंडक्टर है उसको नोटिस जारी हो गया कि ये डिबेट क्यों देखी जा रही थी बस में। हाँ भाई, हिमाचल में अद्भुत चीजें चल रही हैं, अद्भुत यार, अद्भुत। उनकी प्रायोरिटीज एकदम क्लियर है। हिमाचल भवन बिकना है, बिक जाए। हिमाचल की होटल बिकनी है, बिक जाए। समोसा किसने खाया और राहुल गांधी की डिबेट किसने देखा। कर्नाटका में भी वही चल रहा है। कर्नाटका में भी देखिए क्या हो रहा है। अभी वहां पे एक और स्कैम सामने निकल कर आया है। तो स्कैम चल रहा है, लूट चल रही है, और ये गारंटी पूरी नहीं हो पा रही है। तो 48,000 करोड़ कर्नाटका अगले 3 महीने में बोरोइंग करने वाला है। अब यही चीज तेलंगाना में भी शुरू होने वाली है, और फिर यही चीज देखिए पंजाब में, दिल्ली हर जगह में। चलेगी फिर तो। दिल्ली ये में तो पहली लाइन बार लग रेवेन्यू जाएगी। डेफिसिट हुआ हाँ। 31 साल में पहली बार। ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है दिल्ली हमेशा से। तो ये नहीं, अभी तो आप देख लो, जल विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, सब हाँ, ये लोग losses में बोलते है हैं कि ना। हमने तो क्या? देखिए हमने तो दिल्ली की इकोनॉमी सुधार दी। ये हमेशा बोलते हैं। तो मैंने बोला कि भाई दिल्ली जल बोर्ड का तो अकाउंट सुधार लो। वहां पे 75,000 करोड़ का नुकसान है। पहले एक समय पे प्रॉफिट बता, हाँ। तो आज 75,000 करोड़ का नुकसान। लॉस मतलब जब तक कपिल मिश्रा जी थे वहां पे तो प्रॉफिटेबल था, और उसके बाद से वो लॉस में रहा है। एवरी डिपार्टमेंट उस पर करप्शन के आरोप हैं, जांच चल रही है। साला DTC से लेकर जल बोर्ड से लेकर बस आपका का घोटाला, बस से क्लासरूम कंस्ट्रक्शन, घोटाला, राइट, पता नहीं क्या क्या है। मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला। मोहल्ला क्लिनिक का तो घोटाला अद्भुत था कि जितनी मोहल्ला क्लिनिक थी उसमें अगर आप उसका टाइमिंग भी देख लो और सब मिला भी लो, तो इतने पेशेंट के इतने लैब टेस्ट हो ही नहीं सकते थे। और लैब टेस्ट भी ऐसे हुआ था कि कहीं लैब टेस्ट हुए, नंबर था 00000 99999। तो इस प्रकार से तो लैब टेस्ट घोटाला किया गया है। शराब घोटाला सबसे बड़ा। ये तो मुझे शराब लगता है ये हिस्टोरिक है। इवन जो सो कॉल्ड करप्शन के चेहरे माने जाते हैं देश में, जैसे लालू प्रसाद यादव, उनके ऊपर भी इतने आरोप कभी नहीं लगे हैं कि हर डिपार्टमेंट इस तरीके से करप्ट। इतना लालू जी तो केवल गौ माता का चारा चोरी कर रहे थे, और फिर जमीन चोरी की उन्होंने लैंड फॉर जॉब में। पर ये तो हर पैमाने को इन्होंने मतलब पीछे। लालू जी में फिर भी जेल जाने से पहले 97 में पहली बार लालू जी जेल गए। 97 में बीजेपी की मोदी की सरकार नहीं थी बाय द वे। पहली बार जब लालू जी जेल गए घोटाले के आरोप। हाँ, घोटाले के आरोप में। और लालू जी पहली बार कन्विक्ट हुए 2013 में, तभी भी मोदी जी की सरकार नहीं थी। तो लालू जी भी जब जेल गए तब उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर राबड़ी जी को बनाया। पर ये महाशय अपने वाले हैं। ये तो कितने महीने जेल से चली सरकार। तो निर्लजता की सारी हदें पार कर दी। इन्होंने तो कहा ना कि ये तो ऐसे जेल में भेजते रहेंगे, हम कब तक रिजाइन करते रहें। तो फिर मनीष सिसोदिया ने क्या गलत किया था भाई? सत्येंद्र जैन का क्यों? मुझे लगता है मनीष सिसोदिया को तो ठिकाने लगाने की तैयारी हो रही है। मनीष सिसोदिया को उस समय पर ऐसा लगता होगा जैसे कि अभी वो जो 2-3 इमाम गए थे ना बाहर इनके दफ्तर के, जैसे इनको लगा कि 17 महीने हमारा है, वैसे मनीष सिसोदिया को लगा होगा कि भाई तुम इस्तीफा नहीं देते, मेरा काय ले लिया। देखिए, आम आदमी पार्टी के कई बड़े बड़े लीडर्स थे जिनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, जिसमें प्रशांत भूषण आ जाते हैं, योगेंद्र यादव आ जाते हैं, विश्वास आ जाते हैं, आशुतोष, नवीन जय हिंद। पता नहीं आज की डेट में कोई इनमें से कहीं नहीं दिखता है। एक सिसोदिया हैं जो पुराने में से अगर देखें तो केवल सिसोदिया बचे हैं। हाँ, तो जिसका क्या भी नाम बचे रहेंगे? स्वाति मालीवाल स्वाति मालीवाल तो स्वाति मालीवाल लेकर आई थी कि बिल्कुल जो स्वाति मालीवाल बीजेपी में आ रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल जी बीजेपी आए ना आए ये विषय नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि आपकी महिला सांसद थी, हाँ जी, मुख्यमंत्री के घर में पेटी,
मुख्यमंत्री के सबसे क्लोज एड के द्वारा पीटी आपकी मौजूदगी में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये किस प्रकार का आदमी है विभव कुमार। उसकी बेल एक बार जब डिनाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब टिप्पणी की, और आप फिर कहते हैं कि आप महिलाओं के अधिकारों के लिए हैं। भाई अपनी महिला सांसद की तो चिंता कर लेते, वो चाहे जहां पर भी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दैट डज नॉट मैटर। पॉइंट इज कि जो व्यवहार उसके साथ किया गया, और हम तो ये कहते हैं ना कि भाई महिला आरोप लगाती है तो महिलाओं के आरोप में हम लोग हमेशा एक यकीन रखते हैं जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाता, कि मान लो कन्विंसिंगली प्रूव हो जाए कि वो झूठ बोल रही है, तब तक तो एक सोसाइटी, एक लीगल सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। आपने यही पैमाना हमारी पहलवान बेटियों के लिए अपनाया, हालांकि उनमें से कुछ जाकर चुनाव लड़ गई कांग्रेस से, कोई समस्या नहीं। तो वहां पर तो आपका डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड, और स्वाति मालीवाल के लिए अलग सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, और क्या क्या नहीं बोला उसको स्वाति मालीवाल को। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कैसे हो सकती है, मतलब इन मामलों में पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कैसे हो सकती है? मतलब क्योंकि कन्विक्शन है नहीं। ये कन्वीनियंस इसलिए क्योंकि एक इनका कन्विक्शन नहीं है, ये सबसे बड़े फ्रॉड है। मुझे लगता है कि इस पूरे देश के पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर आप सबसे, मतलब बोलेंगे ना, शब्द सही नहीं है, पर सबसे मक्कार और सबसे धूर्त, पॉलिटिक्स में हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, पर बुरे में भी जो सबसे मक्कार और धूर्त की कैटेगरी में आएंगे ना, वो ये लोग हैं। और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, चाहे इसकी क्लिप कट के ये लोग चाहे जो मुझ पे ट्रोलिंग नहीं, धूर्त और मक्कार है। क्योंकि आप सोचिए कि ऐसी कौन सी बात है जिसपे वो अड़िग रहे हैं। एक बात मुझे बता दो जिसपे वो कायम रहे। भाई बच्चों की सौगंध खाई थी कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, और कांग्रेस भी इतनी नकारा पार्टी है। वो सुधांशु जी अच्छा बोलते हैं, सुधांशु जी ने बोला कि पंजाब में स्विच ऑफ कर दिया, आपका दिल्ली में हाफ कर दिया, साफ कर दिया, और आपने उनको माफ कर दिया। यही है, मतलब कांग्रेस बेसिकली इस चीज में खुश हो रही है कि बीजेपी नहीं जीत पा रही। वो खुद जीते ना जीते, इससे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। ना जीते बट आई थिंक आपने तो खत्म ही कर दिया ना कांग्रेस। कांग्रेस कहाँ पे है बता दो। बट शरद भाई, आई थिंक इस पर्टिकुलर इलेक्शन में कांग्रेस थोड़ा दम लगा रही है। डू यू थिंक सो? कांग्रेस में देखिए कुछ लोग हैं जिनके लिए ये बैटल मोर देन इलेक्शन है, जैसे संदीप दीक्षित। देखो, हम पॉलिटिकल फेंस में जिस भी साइड है, उस समय तो मैं कांग्रेस में भी था, और शीला जी, आप चाहे आपके कितने भी डिफरेंसेस हो, वो लेडी तो बहुत अच्छी लेडी थी। देखो, हमने कई बार BHY किया है, भटके हुए युवा, कई बार और कई प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें हमने हर बार ये बोला है कि दिल्ली को सुधारने वाली शीला जी थी। शीला जी ने उतना काम किया है कि दिल्ली के समय पे भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ। भ्रष्टाचार हुआ है, नो डाउट, बट उन्होंने काम भी किया है। पर एक तो ये था कि जिस प्रकार से केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस स्तर पे वो पॉलिटिक्स को ले गया, उस स्तर पे कभी शीला जी नहीं गई। नहीं, वो नहीं जा भी नहीं सकती थी वो। अभी उनके पुत्र ही बोल रहे थे ना, अभी उनके बेटे ही बोल रहे थे ना कि भाई कि उन्होंने जो ये कांग्रेस के साथ मिलने की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलने की बात करती है, और जो इन्होंने शीला जी के साथ किया है उसके बाद तो मिलना नहीं चाहिए। ये आदमी अरविंद केजरीवाल ने बोला कि शीला जी के बाथरूम में 10 AC है, ये उसका स्टेटमेंट है, जबकि टोटल उनके घर में 12 थे। और अभी अपने में देखो ना भाई, टोटो का टॉयलेट बना के बैठा है भाई। 200 था, क्या था भाई? हम तो यार उस क्लास के हम तो सोच के हैरान हैं। वो सुशांत सिन्हा ने बेसिकली, मतलब साला टॉयलेट, सुशांत सिन्हा ने उस पे एक वो किया प्रोग्राम। नहीं, क्या होता है ना, ऐसा टॉयलेट है उस पे ठंड में बैठो तो ठंडा ठंडा ना लगे नीचे, हाँ, वो गर्म हो जाती है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। फुल्ली ऑटोमेटिक सेंसर इक्विप्ड टोटो स्मार्ट टॉयलेट विद फीचर्स लाइक ऑटोमेटिक ओपन एंड क्लोज सीट। मतलब क्या है कि अपने आप खुलेगा। ऑब्वियसली हाथ थोड़ी लगाओगे आप वहाँ पे। हीटेड सीट, वायरलेस रिमोट एंड डिओडराइजर। मतलब क्या है, कभी कभी स्मेल ठीक तो डिओडराइजर भी, और ऑटोमेटिक फ्लशिंग। और ये बताया जा रहा है मुझे कि टोटो टॉयलेट अभी मिसिंग है।
हाँ वो जब पीडब्ल्यूडी ने लिया, पता नहीं अब तो ये ऐसा इसका मतलब वो इन्वेंटरी देखना कुछ लोग कहते हैं कि फेक है, कुछ लोग कहते हैं कि सही है। वो टोटो नहीं, का but टॉयलेट यार, साथ मुझे नहीं लेके लगता। चले गए। अच्छा इसमें देखो एक और चीज केजरीवाल। सुनिए टॉयलेट ही उखाड़ लिया। हाँ, ऐसा कुछ। अरे भाई टोटी और टोटो दोनों उखाड़ के ले जा टोटी सकते टोटो हैं। दोनों इंडिया हैं। अलायंस कुछ भी कर सकती है हाँ। भाई। इंडिया तो तेजस्वी भी लेके गया ना, हाँ, तेजस्वी भी लेके तेजस्वी गया, भी ले गए थे। तो अखिलेश भी ले गया, उखाड़ के ले गए थे। ये टोटो का टॉयलेट उखाड़ के ले गए। ऐसा खबरें आई थी उस टाइम पे। अब वो कितनी सही थी कितनी नहीं थी वो नहीं पता, पर देखिए आप, बड़े बड़े अखबारों ने छापा था भाई। देखिए 16 अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट टीवी वॉइस कंट्रोल 64 लाख के, ठीक है। ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर, वो आपने देखी है फुल बॉडी मसाज, अलग अलग वो वाइब्रेशन देती है, 4 लाख की। रिक्लाइनर सोफा 10 लाख के। बोस के लाउड स्पीकर 4.5 लाख के। फिर उसके बाद आपका 2 स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। आपका फ्रिज कितने का है? 33,000 का होगा। अबे यार ये गरीबों वाली पहुंच। इनके 2 फ्रिज बताओ कितना? वो भी किस्तों में लिया था हमने। बोलो 60 लाख का? नहीं 10.5 लाख का। 9 लाख के 2 फ्रिज। उसमें फ्रिज में पता है क्या फ्रिज अच्छा स्टीम ओवन 73 लीटर स्टीम ओवन 9 लाख का। माइक्रोवेव ओवन 6 लाख का। बताओ है। बॉस सीरीज का कॉफी मशीन 2.5 लाख। 3 हॉट वाटर जनरेटर 22 लाख। सैनिटरी इंस्टॉलेशन 15 करोड़। वाह। तो कुल मिला के ऐसे खर्चे, फिर विंडो कर्टन 6 करोड़ और फिर वो अपना फ्लोरिंग भी लगाया था, वियतनाम मार्बल लगाया था। मकराना जो था वो शाहजहां ने लगाया था मुमताज के लिए ताजमहल में। पर हमारे सुल्तान केजरीवाल अलग, टेस्ट अलग है उनका। शाहजहां टाइप का भाई नहीं है। उनकी शाहजहां तो बहुत कम हो गया ना। एक दिन वो लगी हुई थी डाइनिंग टेबल, मैंने कहा यार बड़ा तगड़ा खाना रखा हुआ है। तुमको कब बुलाया इसने खाने? जी हमें बुलाने वाले हैं क्या? फोटो देखी हमने तो भाई। फोटो देखा। अच्छा वो अभी वो तो किसी के घर गए थे, वहां पे पूरा बुफे सेट था। हाँ जबरदस्त, मतलब मजा आया। नहीं आप उनकी बिफोर आफ्टर की फोटो देखना अरविंद केजरीवाल। हाँ वो पहले तो सूखे से थे, अब तो भाई मैंने केजरीवाल अब वो बोलेंगे कि देखो भाई मुख्यमंत्री खाना भी ना खाए, ये जो है ये जी आप खाने पीने पे भी खूब ठूसिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो ये दिल्ली पब्लिक का पैसा मत ठूसिए बस, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। नहीं जी, खूब ये पर वाकई बड़ा शेम। तो मैं पॉइंट ये कह रहा था कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि कांग्रेस क्या इस बार चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के कई लोगों के लिए पर्सनल बैटल हो सकता है कि कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है भाई। आपने एक वो वरुण ग्रोवर वाला वो वो सुना है। वरुण ग्रोवर यार एक बार मैं सुनाऊं क्या? वो कॉपीराइट लगेगा? नहीं कॉपीराइट नहीं लगेगा। मैंने सेव करके रखा था, मैंने सोचा था आज रिजिजू ने भी वो ट्वीट किया। हाँ मैंने उन्हीं से वो किया था कि भाई ये सच में अद्भुत है कि ये एक दूसरे को गालियां भी देते हैं और एक दूसरे के साथ भी आ जाते हैं। और उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कि ये जो रिश्ता है बेसिकली ये रिश्ता उसी प्रकार से है कि एक लड़का है जो लड़की को लगातार चेस करता है, लड़की फिर नंबर नहीं देती तो फिर उसका नंबर जाके बाथरूम की दीवार में लिख लेता है। फिर बोलता है नहीं हमने तो ऐसे फ़ोन कर लिया हेल्थ देखने के लिए, हेल्थ चेक करने के लिए, हम कहाँ वापस आने की बात करें। तो ये धूर्त किस्म का आदमी। मैंने सेव किया था ये वीडियो, मैंने सोचा टीवी चैनल पर सुनाऊंगा। आप देखना ना तो ये वरुण ग्रोवर की जो क्लिप कटी हुई है इसमें ये 20 तो सुबह कांग्रेस को बोलता है अच्छा दोस्ती कर लेते हैं, शाम वो मना करके बोलता है तुम लोग तो मक्कार हो यार, तो चोर हो, तुमसे तो कभी बात ही नहीं हम करेंगे, तुम लोग तो एकदम ही उससे बी टीम हो, ये हो। फिर अगले दिन फिर सुबह उठ के बोलता है अच्छा यार दोस्ती करेगा। फिर कांग्रेस मना कर फिर बोल देता है कि ये तो हरामी है, ये तो यही जन्मदार की हरामी है। वो नहीं, वो लड़के नहीं होते जो प्रपोज करते हैं, लड़की मना कर देती तो बाथरूम की दीवार पे नंबर लिखाते हैं। फिर रात को 2 पैक पीने के बाद फिर कॉल करते हैं हाँ जितू। यार देखो कॉमेडी तो बढ़िया है ये, पर इसको वरुण ग्रोवर को बीजेपी के नेता ही इतना शेयर कर रहे हैं ये वाली क्लिप काट के। और इसके आगे पीछे आप देखोगे ना तो मैंने पूरा देखा। हाँ इसने बीजेपी की ले रखी है ढंग से। वो आम आदमी पार्टी को भी तो कुछ काम करे वो भी से शेयर करे। देखो ऐसा है कि अब देखो इसमें से एक और बात निकलेगी कि
कलाकार या आर्टिस्ट जो भी होता है उसको पॉलिटिक्स में नहीं बांटना चाहिए। अब दिलजीत मिले ना पीएम से, हाँ दिलजीत के और पीएम के मैशअप से इतने लोगों का मेल्टडाउन हो गया भाई। अरे भाई अब वो दिलजीत को अरे ही सबसे गालियां बेस्ट तो पड़ रही हैं सुरेंद्र आजकल। राजपूत, ये काला पहन कर गया है मोदी जी के सामने प्रोटेस्ट करने का। अरे वो बुके लेकर गया। अच्छा, और काला काला देखो, कोई भी सिख अपनी पगड़ी को पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए नहीं इस्तेमाल करता। मतलब ये इनको इतनी भी अक्ल नहीं कि क्या बोल रहे। वो हमेशा ब्लैक पहनता है, वो कहीं कॉन्सर्ट में ब्लैक पहनता है। हाँ, वाइट भी पहनता है, ब्लैक भी पहनता है। हाँ। ब्लैक पहनता है। इनके लिए क्या है ना, इनके लिए ये है कि कलाकार या तो हमारी साइड या उसकी साइड। इन्होंने बहुत किया है। मजरूर सुल्तानपुरी को जेल डाल दिया था। हाँ जी। और किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए थे। अभी आपने देखा होगा कि देवानंद के भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, इमरजेंसी देवानंद, उसको भी बहुत उन्होंने परेशान किया। और शत्रुघ्न सिन्हा पे एक शत्रुघ्न केस सिन्हा पे भी किया डालने था। की बात थी बिल्कुल। कि देखो देवानंद डायनामाइट तो वाले केस में फंसा देंगे। वैसे भी टोटली अगेंस्ट थे ना देवानंद, तो जेपी की साइड थे। एग्जैक्टली। अभी तो दिलजीत दोसांझ, अभी तो रणबीर कपूर और कपूर परिवार का दर्द नहीं भरा था इनका, तो उतने में दिलजीत दोसांझ मिला है पीएम से। ये देखो ना, सैफ अली खान ने कुछ 12-15 दिन पहले राहुल गांधी की प्रेज कर रहे थे वो, ठीक है। फिर यहाँ ये वाला इवेंट हो जाता है, तो वहाँ पे बैठ के मोदी जी की प्रेज कर रहे थे। जब वो राहुल गांधी की प्रेज कर रहे थे तब वो मानते हैं। तब सारा मतलब पूरा कबैल जो इनका था वो लगा हुआ था। अरे सैफ ने ये बोला, सैफ ने ये बोला। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर आप समझ जाओगे उनके ट्वीट से, ऐसी भी क्या मजबूरी थी, ऐसा भी क्या, आपकी स्पाइन कहाँ चली गया। राहुल गांधी की प्रशंसा करे तो स्पाइन है, मनमोहन सिंह जी को कॉन्सर्ट डेडिकेट करे तो स्पाइन है, सेंडिंग अ मैसेज टू पावर। और भाई वहाँ पे अगर वो भारत की जाकर बात करे या गुरुओं की बात करे और मोदी जी संगीत की बात कर ले, तो नहीं ये तो बिक गया, ये तो भाई इज एजेंट। पता नहीं क्या बोलना चाहिए इनको। इन आर्टिस्ट को समझना चाहिए इनका इस्तेमाल कौन करता है, इनके स्टेटमेंट को फिर एक उठा के कि कैसे उसको मिसयूज करना है। ये कांग्रेस पार्टी करती है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो कमिंग बैक टू दिल्ली इलेक्शंस, मैं एक्चुअली दो चीज़ें समझना चाहता हूँ। एक ने तो मुझे आज थ्योरी दी कि भाई ये दिल्ली इलेक्शन के लिए दिलजीत दोसांझ को पीएम से मिला है। अब हम बोला भाई तुम लोग के सोचना है फायदा क्या होगा, सिख वोट है थोड़ा बहुत, ये तिलक नगर और उस साइड में थोड़ा सिख वोट है यार, कि सिख वोट केटर करने के लिए दिलजीत दोसांझ को आई डोंट थिंक के उससे कुछ बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऊपर से क्या है ना कि दिल्ली में जो सिख पॉपुलेशन है, सारा मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में ही आपको मिलेगा। वो आई डोंट थिंक कि वो इस टाइप की, देखो दो ही टाइप के ज़्यादा वोटर हैं, या तो मिडिल क्लास में आपको मिल जाएंगे या फिर आपको जो झुग्गी बस्ती में कुछ वोटर हैं। तो मैं एक्चुअली में इंटरेस्टेड, पर इस बार तो जो मैंने देखा वो भाजपा ने अपना झुग्गी बस्ती में जो होल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, समझना चाह रहा हूँ आपसे कि उसको आप कैसे केटर कर रहे हो। एक्चुअली में बीजेपी का जो वोट बेस है वो 33% से, पिछले 2-3 इलेक्शन में हम देखें तो वो 32-33% के करीब उसका एक वोटर बेस है। पिछले बार तो 39% था ना, पिछले इलेक्शन में 39% हुआ था। अब पॉइंट ये आ जाता है कि मान लीजिए बीजेपी इस पर्टिकुलर इलेक्शन में 5% वोट और बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, मान लीजिए 45 के अप्रॉक्स, तो फिर तो जीत गए भाई। अगर 45 है तो जीत गए। पॉइंट क्या है ना कि उनका कम होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का अगर कम हो रहा है और कांग्रेस अगर कुछ कर पा रही है अपने लेवल पर, तो फिर वो कामयाब है। अदरवाइज तो 10% के करीब चाहिएगा, जितना मुझे लगता है। देखिए बीजेपी को हमेशा से दिल्ली में अच्छा वोट मिला ही है, उनका विधानसभा में तो कांस्टेंट रहा ही है जी, पर लोकसभा में भी हम लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। ऑफ कोर्स है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ तात्कालिक चीज़ें करने की वजह से वो थोड़ा सा प्रभावित करने में कामयाब रहे आम आदमी पार्टी, पर अब उन चीज़ों की हकीकत 10 साल के बाद कई लोग देख रहे हैं। तो एक तो ये है कि उनका एक बहुत ही डबल एंटी इनकम्बेंसी है, उनके विधायकों ने भी बहुत लूटा है और प्लस उनकी सरकार का भी निकम्मापन, प्लस अभी एमसीडी आई तो एमसीडी में कुछ कर नहीं पाए, ना वो कूड़े का पहाड़ कर पाए, ना कोई स्वच्छता कर पाए। तो ये डबल ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। उसके अलावा देखिए बीजेपी जो है
मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी मोर देन एनी अदर क्लास फॉर द, मतलब जो सबसे डिप्राइव्ड क्लास है ना उसके लिए बेस्ट बीजेपी ही है। बीजेपी क्या बोलती है? बीजेपी बोलती है कि भाई सुनो, हो सकता है हम आपको हर चीज़ ये फ्री नहीं करके दे सकते, पर घर, मेडिकल, आयुष्मान भारत का कवर है, आपको जन औषधि में 80-90% डिस्काउंट मेडिसिन मिलती है, बिल्कुल, आपको पक्का आवास देने के लिए तैयार है, आपका एजुकेशन देखने के लिए, बेटी का एजुकेशन देखने के लिए तैयार है। ये जो बुनियादी चीज़ें और राशन वगैरह सब सेट है। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये केवल बीजेपी करती है और डिलीवर करती है। आपको क्यों लगता है कि हम लोगों की सरकारें इतनी रिपीट क्यों होती है? उसका सबसे बड़ा महाराष्ट्र, reason गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, अब लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये केवल नैरेटिव बनाने से नहीं होता, एक्चुअल में काम हो रहा है ग्राउंड पे। तो अब दिल्ली वासी भी देखेंगे और इस हकीकत नहीं को भाई, अब तो आतिशी जी ने भी कह दिया ना कि सड़कें बनाने से विकास का असली मजा तो सड़कें बनाने में ही है, सड़कें बनाने से पता चलता है कि कितना विकास हुआ है। आतिशी ने कह दिया। और भाजपा से ज्यादा सड़कें तो बनाई ही नहीं है किसी ने। तो भाजपा ने दिल्ली के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिया हाईवेज के लिए। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली मुंबई पे मैं खो गया था, और दिल्ली मुंबई और तो ये सारे रास्ते भाजपा ने ही तो बनाए हैं। भाजपा ने ही सब बनाया। प्रगति मैदान का टनल हो, या आप देख लीजिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है आम्बेडकर जी का सेंटर बनाने का काम हो, भारत मंडपम बनाने का काम हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें दिल्ली में बीजेपी नहीं किया है। बट स्टिल आप देखिए, फिर भी कितना भी किया हो, 25 साल से गवर्नमेंट से बाहर हैं दिल्ली की। इसका क्या रीज़न समझते हैं आप? क्या रीज़न है उसका? डीलिमिटेशन एक रीज़न समझते हैं? जो जिस प्रकार से डीलिमिटेशन पिछली बार जो हुई थी वो की गई थी, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया था? देखिए, मैं समझता हूँ कि उसमें अगर आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो कोई एक कारण नहीं, अनेकों कारण होते हैं। सही बात। हम लोग तो 2014 से पहले हरियाणा में कहाँ थे? हम लोग कहाँ थे? 2 सीट नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अभी त्रिपुरा में कहाँ थे हम लोग असम में कहाँ थे? तो कई जगहों पर कई वर्षों से हमारी सरकार नहीं बनी है, दिल्ली में भी नहीं बनी है। ठीक है, वो एक चुनौती है, पर उस चुनौती को एड्रेस करने का हम लोगों ने जो भी कदम उठाने थे वो किया है। और मुझे लगता है इस बार आप देखेंगे कि नतीजे बहुत अलग होने वाले। मैं तो इस बार कह रहा हूँ कि इनके बड़े बड़े चेहरों को डिपॉजिट बचाने के लिए मुश्किल होगा। नहीं, ये तो जो जिस हिसाब से आज मोदी जी ने स्पीच दी है उस बात से क्लियर है कि भाजपा, मतलब अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है कि इस डेट को चुनाव हैं, वो अगले हफ्ते होंगे, है ना। उससे पहले मोदी जी की स्पीच एक प्रदेश में आना ये बड़ी बात है। नहीं तो आप कभी भी देखना, मोदी जी चुनाव प्रचार तब शुरू करते हैं जब अनाउंस हो चुका होता है। आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर आप 2013 का कैंपेन याद करो केजरीवाल का, तो उसका पहला कैंपेन था कि मैं तो आउटसाइडर हूँ जी, मुझे एक मौका दे दो, मैं इन सभी लोगों को ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ, ये सब मिले हुए हैं जी। फिर उन्होंने पहली बार ही समर्थन कांग्रेस से लेकर सरकार बना ली। 2015 के बाद उनका जो पहला नैरेटिव आया कि हम डिलीवर करते हैं, हम दिल्ली मॉडल देते हैं। 2015 से लेकर 20 तक ये दिल्ली मॉडल चलाया। फिर 20 में उन्होंने दिल्ली मॉडल के बारे में नहीं बोला, बोलने लगे कि ये काम करने नहीं देते, पर हम ईमानदार हैं जी। और 2024 आते आते ना मॉडल रहा, ना काम कर रहे हैं, और अब तो ईमानदारी का जो एक वो था वो भी निकल गया है। और जो कि हम कॉमन मैन हैं, हम बाहर से हैं, हम आपकी तरह हैं, पर अब शीश महल में रहते हैं। तो वो तीनों चारों पॉइंट जो उन्होंने परसेप्शन बनाया था वो पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो अब आप आम आदमी पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखिए, उनके पास कोई चीज़ ऑफर करने के लिए है नहीं। अभी तो ये खामखा की चीज़ें, मीडिया में 10 मिनट की हेडलाइन लेना, ये इससे चुनाव थोड़ी जीते जाते। ऐसा होता तो हरियाणा चुनाव तो बीजेपी को जीतना ही नहीं चाहिए था। हेडलाइन तो रोज इनकी बनती थी। थैंक यू वो चुनाव जीतने के लिए। नहीं थैंक यू तो हरियाणा वासियों ने, पर्सनल यार। नहीं, हरियाणा के लोगों ने, आप लोगों को शुभकामनाएं भाई। हरियाणा के लोगों ने बता दिया। ये इनके एनालिसिस क्या चलते थे, जाट वोट नहीं देगा, ये वोट नहीं देगा, दलित को डर लग रहा है कि बीजेपी संविधान बदल देगी, सब कुछ इन्होंने बोला। सब एक साथ आके
एक है तो सेफ है, सबने कर दिया वोट मोदी जी के लिए। महाराष्ट्र में वही हुआ। हाँ, एक और मुद्दा जो है वो चलता है या चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, दैट वाज अंबेडकर। किस प्रकार से अंबेडकर का यूज़ जो है वो पॉलिटिक्स में हो रहा है। और मैंने इस स्पेसिफिकली अरविंद केजरीवाल का देखा। अरविंद केजरीवाल वाज या उनका सोशल मीडिया हैंडल वाज यूजिंग AI बना रहे हैं, और अंबेडकर वाज ब्लेसिंग केजरीवाल। इस टाइप के AI के वीडियोस आ रहे हैं। फिर वो दूसरी तरफ से कुछ आए कि अंबेडकर वाज बीटिंग केजरीवाल। इस टाइप के पूरा वो वीडियो वॉर चल रहा था। पर जो मैंने देखा ना कि केजरीवाल का जो ये है, जो आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया है, अगर आप देखोगे उसमें व्यूज बड़े भयंकर होते हैं। ठीक है, उनका सोशल मीडिया गेम काफी स्ट्रांग है। नहीं, ध्रुव राठी के भी व्यूज भयंकर होते, उससे क्या उससे हुआ कुछ नहीं। पर सोशल मीडिया गेम इनका काफी व्यूज स्ट्रांग पे सरकारें बननी होती तो फिर ये तो हर जगह नोटा से कंपटीशन क्या नाम है शरद भाई, क्या है ना, व्यूज से तो कुछ नहीं होता, ये तो बात सच है। पर क्या है ना, ये जो अंबेडकर पॉलिटिक्स है ये डेंट कर सकती है अगर ये नैरेटिव, ये पासे, ये जो शक्नी वाले पासे होते हैं ना, ये सही से फेंक। जैसे हमने देखा 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन, जितना मेरा एनालिसिस है, वो यही था कि दलित समुदाय के भीतर एक मैसेजिंग इस प्रकार की करनी है कि ये भाई ये तो संविधान बदल देंगे, से करी हो चाहे कैसे भी करी हो, बट वो गया ना। वो आज की तारीख में इनके सरकार में कौन है दलित मंत्री? कोई नहीं। नहीं, वो ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ, चाहे वो फेक उससे गया हो, कैसे भी गया हो, बट वो उसने उस टाइम पे तो डेंट मार ही दिया ना। तो देखिए, पॉइंट मेरा सिर्फ ये पूछने का है कि जो अंबेडकर के नाम पर जिस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसको काउंटर अभी मैंने ये दैट वाज वेरी प्रोएक्टिव ऑफ बीजेपी के। उन्होंने उसी दिन गृह मंत्री भी आए, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किए, पूरा बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए अपने अपने स्थान से सारी चीजें। पार्लियामेंट में आपने 1-on-1 लड़ाई जो लड़ी है, वो राइट, दैट इज वेरी अनलाइक ऑफ बीजेपी। वो बीजेपी इस तरीके से करती नहीं है कि पार्लियामेंट में इस तरीके वो किया, तो दैट वाज वेरी गुड। हाँ, और अगले ही दिन मुद्दा जो था वो चला गया राहुल गांधी की करांटों पर। ठीक है, तो ये पूरी सारंगी जी को ये सिर पे चोट लगी। ये आपने जो भी बीजेपी ने किया, ये बहुत प्रोएक्टिव था एंड ग्रेट। बट क्या आपको लगता है कि इस पॉलिटिक्स को आप काउंटर कर सकते हैं? ये आपने काउंटर किया, मैं मानता हूँ, बट चुनावों में ये इसका कोई असर नहीं पड़ेगा चुनावों में। राइट। देखिए, लोग अपने अपने नैरेटिव बनाने का प्रयास तो करते रहेंगे जी, पर नैरेटिव बनाने के लिए एक और चीज़ ज़रूरी होती है कि आपकी उस विषय पर विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी कितनी है। और हो सकता है कि एकाध बार तो लोग आपके बहकावे में, झांसे में, या क्योंकि आपने कोई डीप फेक इस्तेमाल करके या क्लिप कट करके एक नैरेटिव बनाने में एक बार तो प्रयास हो सकते हैं, पर काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ सकती। जैसे कि अब इन्होंने 12 सेकंड का इन्होंने अमित शाह जी का वो क्लिप उठाया, ठीक है, और उसको उन्होंने प्रयास किया कि हम ये प्रस्तुत करें कि बीजेपी अंबेडकर विरोधी है। हुआ ये कि अंबेडकर विरोधी बीजेपी दिखी या नहीं दिखी एक अलग विषय उस बयान की वजह से, पर इनकी जो पूरी कुंडली थी ना अंबेडकर विरोध की, वो खुल के सामने चर्चा में आ गई कि भाई अंबेडकर जी को चुनाव में हराया किसने? नेहरू जी ने। कैबिनेट से निकाला किसने? नेहरू जी ने। एडवीना को लेटर लिख के जश्न कौन मना रहा था? नेहरू जी। किताब में वो कार्टून किसने छपाया? वो तो यूपीए की सरकार ने छपा। नेहरू जी चाबुक मार रहे थे जी। अच्छा, नेहरू जी ने, आपको पता है, अंबेडकर जी के फाइनल फ्यूनरल राइट्स को नहीं होने दिया दिल्ली में जी, मुंबई में करना पड़ा। हाँ जी। भारत रत्न भी उनको डिले से मिला। और जो चुनाव हराया, जिसमें मैंने आपको बोला ना कि नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन किया और अंबेडकर जी को चुनाव हराया, उसमें जो भंडारा का चुनाव हुआ उसमें अंबेडकर जी के इलेक्शन एजेंट कौन थे? दत्तापंत ठेंगड़ी, ये जो आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के प्रचारक थे। जी। तो आरएसएस उनको चुनाव जिताने के लिए लगी हुई थी, आप उनको चुनाव हरा रहे हैं और अंबेडकर विरोधी हम हैं। आजकल ये समाजवादी पार्टी पीडीए कर रही है, पीडीए। इनके प्रवक्ता भी आते हैं दलित 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 दलित। हालांकि नवाब यादव जब दलित बच्ची का बलात्कार करते तो कुछ बोलते नहीं है। उत्तर प्रदेश में
मायावती जी के ज़माने में 8 जिलों का नाम दलित आइकॉन्स के नाम पे हुआ था। कांची, रामनगर, भीमनगर, सब चेंज हो गया, रमाबाई अम्बेडकर जी की पत्नी का नाम था। उस प्रकार से ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज नगर, हाँ। इन सभी चीज़ों का नाम बदलने का काम किसने किया? अखिलेश यादव जी। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम अम्बेडकर जी के नाम पर था, उसको बदला। हाँ। और अम्बेडकर जी की मूर्ति का जो उंगली दिखाते हैं, उनकी मूर्ति रहती है ना मोस्टली उनकी, हाँ। तो आजम खान ने बोला ये मूर्ति दिखाती है कि ये लैंड भी मेरी है और आगे वाली प्लॉट भी मेरी है। मतलब कि अम्बेडकर की मूर्ति लैंड ग्रैबिंग का हथियार। ये बोलने वाले आज हमको अम्बेडकर जी के बारे में सिखा रहे हैं। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ आज की बात कर लो, अम्बेडकर जी यूसीसी चाहते थे, आप क्या चाहते हो? सही बात है। अम्बेडकर जी का संविधान पूरे देश में तो लागू था, कहाँ लागू नहीं था? जे.एन.के में। उसका विरोध कौन करता है लागू होने का? बिल्कुल एनसी, और एनसी के साथ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का एक विधायक है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर उन्होंने एब्रोगेशन को सपोर्ट किया, वहां पर उनका विधायक सपोर्ट करता है रेजोल्यूशन को 370 के पक्ष में। तो इनके चेहरे इतने सारे। हाँ, ये बात सही है कि हमको ये जनता तक पहुंचानी होती है बात जी, वो तो हम पहुंचा ही रहे, अभी हम पीछे नहीं हटते, कुछ नहीं है। आई थिंक मैं बस इसको पॉडकास्ट को थोड़ा हम दिल्ली सेंट्रिक ही रखना चाह रहे हैं आज, और ज़्यादा टॉपिक्स लेने का फायदा नहीं, क्योंकि फिर वो चीज़ें डाइल्यूट हो जाएंगी, और वैसे ही इतना वृहद टॉपिक है ना। बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं दिल्ली में बस लास्ट कुछ क्वेश्चंस थे मेरे, जिसमें मैं एक लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम बीजेपी के इस समय के देख रहे हैं सोशल मीडिया, थके हुए इसलिए नहीं हम थके हुए नहीं है, आपको बताऊं, क्योंकि मैंने इनको बुला लिया था फोन करके कि भाई मैं तो खो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आके बचाओ। तो बेचारे ये लोग भी 2 घंटे गाड़ी चलाए, तो इनकी भी तो काफी सिचुएशन टाइट हो गई है। अभी बज रहे 3:15 3:30 बजे, तो ठीक है। हाँ, मैं कल सोया नहीं हूँ, कल ये तो मेरी हालत थोड़ी सी खराब है, बाकी तो ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली में मैं ये पूछना चाह रहा था, देखिए जब हम सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहे हैं इस समय बीजेपी के, तो अटैक केजरीवाल पर काफी बड़े मात्रा में है, बट व्हाट बीजेपी इज गोइंग टू डू, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है। हाँ, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। बाकी आपकी प्रत्याशियों की टिकट वितरण कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक टिकट वितरण का है, तो बीजेपी क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल पार्टी है, ऐसा नहीं है कि नाइदर ये पारिवारिक पार्टी है जैसे कि कांग्रेस पार्टी है जहाँ पे एक परिवार को निर्णय करना है, ना ही ये पर्सनैलिटी सेंट्रिक है जैसे कि केजरीवाल है, एक व्यक्ति को तय करना है। हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है। इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा टिकट कोई एक आदमी तय नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग मोदी जी। मोदी जी को भी कुछ अगर करना है तो उनका एक प्लेटफॉर्म है जो कि है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसी में वो अपनी बात रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बूथ लेवल से शुरू होती है, चर्चा शुरू होती है, परामर्श होता है, फिर स्टेट लेवल पे जाता है, स्टेट लेवल से फिर सेंट्रल लेवल पे आता है, फिर वहाँ पे बैठ के चर्चा होती है। तो एक निश्चित रूप से थोड़ा टाइम लगता है, पर उसमें एक रोबस्ट सिस्टम होता है फीडबैक का, मैकेनिज्म का, अलग अलग चीज़ों को सर्वे लेकर उसका फीडबैक लेने का अवसर मिलता है, और फिर बेस्ट कैंडिडेट जो पार्टी का एक कलेक्टिव डिसीजन होता है वो होता है, किसी का इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता, किसी का भी टिकट। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लिए या क्या ऑफर करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली को आज की तारीख में हम लोग जब बात करते हैं कि इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है, हम बात करते हैं कि इंडिया की आज इंपॉर्टेंस ये हो चुकी है कि यूनाइटेड स्टेट्स भी हमको कोट करता है, रशिया भी हमारे साथ चलता है, हमारे साथ इजराइल भी चलता है, हमारे साथ मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ भी चलते हैं। हम लोग की एक ग्लोबल स्टैचर बढ़ी है, हम लोग की एक इकोनॉमिक स्टैचर बढ़ी है। अब आप ईमानदारी से बोलो कि हमारी बढ़ती हुई ग्लोबल स्टैचर और बढ़ती हुई इकोनॉमिक स्टैचर के हिसाब से हमारी राजधानी की स्टैचर बढ़ी है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ी, घटी है राजा। हाँ, तो आप एक अगर देखोगे ना, मिसमैच है। इंडिया हैज़ गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इन द लास्ट 10 ईयर्स। किसी को भी पूछ लो आप, सिनिकल से सिनिकल आदमी को भी बोलोगे तो वो बोलेगा चलो इस एरिया में इंडिया हैज़ ग्रोन फर्दर। पर एक जब कंट्री की ग्रोथ होती है तो उसका मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट जो होता है, जैसे कुछ चिन्ह होते हैं उसके,
कि एक चीन होता है राजधानी की डेवलपमेंट, उसका एक नया स्वरूप, एक मॉडर्न स्वरूप, वो हमको कहीं पर भी नज़र नहीं आता, दिखता। और इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जब शीला दीक्षित थी तो शीला दीक्षित जी ने वाजपेयी सरकार के साथ भी चलाया, फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उनको एक एडवांटेज ये भी मिला कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पर जब वाजपेयी सरकार भी थी तो वाजपेयी सरकार ने भी जितना प्रयास हुआ किया, और वो भी एक मेच्योर तरीके से सपोर्ट संभालती थी शासन को। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए कि भाई सेंटर तो कर रहा है, सेंटर ने तो कितना कुछ किया है, मैंने आपके सामने रखा है, पर अगर एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो माई वे और हाईवे, या बस हर चीज़ में उसको कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करनी है, तो कैपिटल सफ़र करता है। शीला दीक्षित जी और वाजपेयी जी थे, या शीला दीक्षित जी, और मान लीजिए कि आज की तारीख में अगर शीला दीक्षित भी होती तो वो बहुत कुछ काम करवा पाती, क्योंकि एक कंसेंसस के साथ आप जो है साथ में लोगों को लेकर चलते हैं। पर अगर आपका उद्देश्य ही कॉन्फ्रंटेशन हो जाए तो उससे कैपिटल सफ़र करता ही है, जिस प्रकार का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, पोल्यूशन के लिहाज से, बेसिक कम्युनिटीज़ के लिहाज से। हम लोग दिल्ली में कमर्शियल रेट्स काफ़ी हाई है, पर कई लोगों को लगता होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लिविंग उतना नहीं है। तो ये चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि बेसिक चीज़ें हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी लिविंग। तो ये मुझे लगता है इसको बीजेपी बहुत हद तक सुधारेगी। और इसमें केवल एक ये नहीं होगा कि भाई तिजोरियाँ लुटानी है, इसमें एक मॉडल ये होगा कि भाई जिसको सपोर्ट की आवश्यकता है सोशल वेलफेयर की, उनको तो सोशल वेलफेयर देना है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे धोखाधड़ी करके पैसा नहीं कमाना है। यार यहाँ पे ना जो सबसे बड़ा इशू आया मुझे, दो ये सेंटर और इसके रिफ्ट के बीच में सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो है कि आपकी जो पॉलिसीज है, जो सेंटर ने पॉलिसीज दे रखी हैं, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो दिल्ली में इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है, तो और इवेंचुअली लॉस किसको है? जनता को है। बिल्कुल। तो ये जो ये वाला जो दिक्कत है ना, ये दिल्ली में आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। मतलब आप एक ओर से तो ये कह रहे हो कि सेंटर हमें काम नहीं करने दे रहा, तुम सेंटर का काम कर रहे हो क्या? वो भी तो है ना भाई। आप एक चीज़ नोट कीजिए, आप जस्ट गो एंड सी कि मुंबई में जो इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है, वहाँ पर पिछले 10 साल में, और ख़ास करके फडणवीस जी के साथ तो उद्धव सेना ने बड़ा धोखा किया था, तो 2 साल हमारे उसमें बिगड़ गए, फिर कोविड वगैरह था। उसके बाद भी जब हमारी एकनाथ शिंदे जी के साथ सरकार आई, जहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर थे और फडणवीस जी डिप्यूटी सीएम थे, उस कालखंड में भी आप देखिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट करवाया। अटल सेतु, कोस्टल रोड्स, मुंबई मेट्रो, समृद्धि महामार्ग, जो नागपुर मुंबई वाला, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार का फोकस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे चाहिए। दिल्ली को जो है उसको और व्यवस्थित करने के लिए चाहिए, और जो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपग्रेड करने के लिए चाहिए। इसके लिए बीजेपी ही काम कर सकती है। अब देखिए, बीजेपी जहाँ पे भी रूल कर रही है, सर्व कर रही है, वहाँ की सिटीज़ का कायाकल्प उन्होंने अच्छे से किया है। ओके, तो आई थिंक मोर और लेस हमारे जो क्वेश्चंस थे आपके साथ, बाकी आप अगर कुछ दर्शकों से कुछ कहना चाहें, या फिर आज का अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़े और शब्द बोलना चाहें जाते जाते थोड़ा, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आज वाकई में मतलब काफ़ी स्केरी एक्सपीरियंस था। इतना फॉग तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब इतना फॉग मैन्युफैक्चर करने वाली डिओड्रेंट की कंपनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो अरविंद केजरीवाल जी ने काला जादू करवाया आज। मैं फॉग मैंने देखा, मतलब मैं गुड़गांव वाली पहाड़ी रोड पे अगर आप गए हो कभी, तो मैं एक बार उससे आ रहा था, ठीक है, ये 2000 एक दिन ना ब्लैक कॉफ़ी मुझे 12 की बात होगी, 2012 की बात होगी, 2012 या 13 की बात होगी। 12 या 13 में तुम गाड़ी चला रहे थे? क्या उम्र थी तुम्हारी? थी मतलब मैं 18 से ऊपर था।
ठीक है, तो ये 50 साल का है ये। 18 से ऊपर था मैं। तो वहां से मैं आ रहा हूँ, मैं अकेला था, और उस वक्त इतना फॉग, वो जनवरी का महीना था, इतना फॉग समझ में ही ना आए कि गाड़ी कहाँ चल रही है, और पहाड़ी वाला रास्ता है वो, ठीक है। और उस टाइम पे ना साइड में जो पहाड़ी है उसके साइड में वो भी नहीं लगी, फेंसिंग भी नहीं लगी हुई थी। मैं चल रहा हूँ, वाइट लाइन को देख के चल रहा हूँ वैसे तो, पर वाइट लाइन इधर उधर हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ पे हूँ। मैं उतरा गाड़ी से, मैंने उतर के देखा, आई वॉज जस्ट 2 इंचेस अवे फ्रॉम फॉलिंग डाउन। मैं गिर जाता उस दिन। फिर मैंने गाड़ी वहीं पे बंद करी, वहाँ पे मैंने डिपर वो चलाए और सो गया मैं गाड़ी में। मैंने कहा भाई अभी नहीं चल सकता हूँ मैं। फिर जब थोड़ा सा हुआ, उजाला सा हुआ, उसके बाद निकला मैं वहाँ से। तो वो था वही आज आपके साथ हुआ है। आज आपके साथ वो हुआ है। अभी मुझे लग रहा है कि अभी बज रहे 3:30। हाँ, तो अभी तो जाना मुनासिब नहीं। बिल्कुल। आज हम यही हमारा टेस्ट मैच कितने बजे शुरू हो रहा है? 5:30 बजे शुरू हो जाएगा। 4:30 से वो पिच रिपोर्ट और सब कुछ, वो सारी चीजें जो होती हैं वो शुरू हो पर ये जाएगी। क्योंकि हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे, ये शायद संडे को आएगा। जब तो संडे को तो कौन सा डे होगा? 4th डे होगा। डे 1 हो गया, आज डे 2 है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, तो कल 3rd हो गया ना? 3rd, हाँ। कल संडे है, अभी वी आर इन सैटरडे। आज सेकंड डे है, कल सैटरडे चल रहा है, राइट। हाँ, तो संडे को 3rd डे होगा। क्या लग रहा है मैच का? भाई देखो, जसप्रीत बुमराह कैप्टेंसी कर रहा है ना। हाँ, बुमराह है तो बेटर है। मैं तो देखो सुबह उठा था, इस चक्कर में मैं सोया कुछ 2 बजे। मैं फुटबॉल मैच देख के सोया 2 बजे, और उठा इस चक्कर में कि भाई रोहित खेलेगा कि नहीं खेलेगा, कि क्या सीन है, क्या स्पेकुलेशंस हैं, क्या। तो नहीं। बट सबसे अच्छी बात जो है, जो इस मैच में हो रही है, वो बॉल मूव कर रही है जूम करके। मतलब 135 की बॉल 150 की लग रही है। अगर आप बॉलैंड को देखोगे, बॉलैंड की बॉल्स जो है वो मतलब उसकी बॉलिंग भी वो 132 पे फेंक रहा है, वो 150 की लग रही है, क्योंकि स्विंग सीम इतनी कर रही है। तो बुमराह को भी, तो बुमराह ने कर दिया ना। अभी जो शमी तो है ही नहीं ना। ओ सॉरी, सिराज सॉरी। तो ये जो इनका हुआ आज, क्लैश हुआ जो इसका और इनका, हाँ, कॉन्टास का, तो उसके बाद मतलब ख्वाजा तो यही कह रहा होगा, भाई मुझे क्यों तोड़ा। तुम दोनों का कलेश हुआ है। और मुझे तो कसम से लग रहा था, ख्वाजा को आउट करने के बाद जैसे ही वो उसके पास गया ना, मेरे को आज इसकी थूत पे मारेगा भाई, ये इसको मारेगा आज, थप्पड़ तो मारेगा। वो ऐसे गया ना, बिल्कुल ऐसा अंदर से कि आज तो मार दूंगा मैं। वो कसम से आप खुद बताना, आपको नहीं लग रहा था ये थप्पड़ मार देगा आज इसमें? वो इतना मुझे तो वो पसंद आया जब उन्होंने पिछली मैच में बुमराह ने कॉन्टास की सेकंड इनिंग्स में विकेट ली, तब वो वाला एकदम वो अब मेरे को ना कल सुबह ये देखना है कि ये देखो, चाहे इंडिया मतलब दुख तो होता ही है कि इंडिया नहीं जीत पाई सेकंड मैच, मतलब 2-1 या लीडिंग द सीरीज। अभी दे आर लीडिंग 2-1 ना, और ये मैच हमको ड्रॉ करवाना ही है, वरना तो हम लोग का नहीं वो तो खत्म ही। अब तो ऑलमोस्ट आप नहीं अभी भी एक आउटसाइड चांस तो है। आउटसाइड चांस ये है कि हमें ये जीतना पड़ेगा, ड्रॉ नहीं, हमें ये जीतना पड़ेगा, ये मैच जीतना पड़ेगा। तो सीरीज टाई होगी, हाँ। फिर उसके अगर हमें श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में फिर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो श्रीलंका आएगी, और श्रीलंका हैज टू थ्रैश ऑस्ट्रेलिया बेसिकली। वो नॉट थ्रैश, ड्रॉ भी कर दे दोनों मैचेस तो भी चल जाएगा, तो फिर हम जा सकते हैं फाइनल में। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया होगा। हाँ, तो बस तो श्रीलंका के लिए हमको प्रे करना है। हाँ, वो तो हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मुद्दा ये है ना कि थोड़ा और पहुंचा दो भाई। ऑस्ट्रेलिया नहीं हारेगी ना। ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी स्ट्रांग टीम ना। अभी तो फिर से वो जो उस अपनी पीक पे वापस आती जा रही है। पर हाँ, ये है कि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आके कैसा खेलेगी पता चलेगा। तो ये है मामला जी। सो संभल पे हमारी चर्चा रहेगी, पर संभल करेंगे, संभल कभी और करेंगे। मतलब 1.5 घंटे की चर्चा होगी इसको, और संभल तो मतलब अपने आप में 1 घंटे की चर्चा है। नहीं, संभल के लिए मेरा सुझाव ये है कि अगर आप संभल की चर्चा करोगे तो इनको भी बुलाना चाहिए, विष्णु शंकर जैन को भी। हाँ, राइट, बिल्कुल। बेचारा उनको तो विलन बना दिया था बीच में, कि यही है दंगई।
जैन्स कहाँ से दंगई हो गए भाई, इज वर्किंग वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। पॉजिटिव वे। अरे पर आजकल लोग बोल रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने बोल दिया है, तो अब ये सब सो कॉल्ड सेकुलरवादी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट कोट करने लगे कि देखो मोहन भागवत जी ने बोला है कि हर जगह रुक चाहिए, है ना। उन्होंने बोला कि मंदिर मत खोजिए, सब जगह मंदिर मत खोजिए, लिंग मत खोजिए। तो मैंने बोला अच्छी बात है, उनका मतलब ये भी है कि हर जगह पे जाके वक्फ की जमीन मत खोजिए। ना 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 वक्फ ये लोग जो है ना, इनका मतलब कोई डबल स्टैंडर्ड्स में स्टैंड ही नहीं है। पर एनीवेज आप लोग बहुत थक गए हैं। नहीं अभी तो कर लेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी का सीन क्या है, इसको खत्म करते हैं अभी। थैंक यू शहजाद भाई, आज नहीं थैंक यू। और इन लोगों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। हम लोगों ने अभी बहुत अच्छा खाना भी खाया है, चूरमा। राइट, चूरमा वो भी हरियाणा वाला जो नीरज चोपड़ा जी खाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। खीर के साथ खीर चूरमा गाजर का हलवा जी। ऑन दैट नोट आपका हमने मन करवा दिया है कि आप भी ये सब खाएं, तो जाकर खाइए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।